अस्सलामु अलैकुम। मौजूदा हालात में कई तरह के सवालात पैदा हो रहे थे। क्या कुदरत से जो इनाम मुझे मिला था, उसे ज़ाया कर दिया गया है? क्या मेरी चीज़ें मुझे वापस नहीं मिलेंगी? अगर मिलेंगी तो दुश्मनों की पेश करदा दोनों ही चीज़ें नकली होंगी। अभी मैं परेशान नहीं था, क्योंकि फ़िलहाल इस बात से बेखबर था मेरी अंगूठी और असा के साथ क्या क्या किया गया है, और आइंदा किस तरह नकली चीज़ों के ज़रिए मुझे धोखा दिया जाएगा। मैं बुरी तरह धोखा खा सकता था। मेरा तो ये ईमान था कि अल्लाह ताला की तरफ से जो इनाम मुझे मिलता रहा है, वो बिल्कुल खरा है। पंडित जी के इल्म और ज्ञान पर भी भरोसा था कि उनकी पेशगोई के मुताबिक मेरी असली और खरी अमानत वापस मिल जाएगी। ज़िंदगी के इस मोड़ पर एक उलझन और एक तजस्सुस और अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी कि जब दुश्मनों ने मेरी चीज़ों को जांचने और परखने की हमाकत करते हुए उन्हें ज़ाया कर दिया है, उनकी जगह नकली चीज़ें तैयार की हैं, तो मुझे असली कैसे मिलेंगी? क्या पंडित जी की पेशगोई गलत साबित होगी? मेरे बेटे उमैर की डायरी कह रही थी कि उसकी लावा अंगूठी और असा को इंटेलिजेंस वालों ने तोड़ फोड़ कर रख दिया था। अब वो अहम चीज़ें उसे मिलने वाली नहीं थीं। अभी जबकि मैं डायरी पढ़ रहा हूँ तो वो दोनों चीज़ें वहाँ तय खाने में रखी हुई हैं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। इस तरह ये बात समझ में आ रही थी कि इंटेलिजेंस वालों ने धोखा खाया है, नकली अंगूठी और नकली असा को ज़ाया किया था, और वो कैसे धोखा खा गए थे, ये बात इस वक्त समझ में नहीं आ रही थी। उमैर ने आगे चलकर लिखा था, हम मुकद्दर की हेरा फेरी को समझ नहीं पाते। मैं नहीं जानता मेरी लाइल्मी में अंगूठी और असा किस तरह बदल गए और किस तरह नकली चीज़ें इंटेलिजेंस वालों के पास पहुंच गईं। जो बातें बाद में मालूम हुई उन्हें अभी लिख रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब विनोद जिंदा था और मरने से डरता था। नैनी हमेशा इस फिक्र में मुब्तला रहती थी कि मैं अपनी अंगूठी और असा उनसे लेकर चला जाऊंगा तो उसका सुहाग कैसे सलामत रहेगा। एक रात वो दोनों आरामदेह बिस्तर पर गहरी नींद में थे। अचानक ही विनोद की आंख खुली तो उसने खौफ के मारे दम साध लिया, मुंह से आवाज़ निकालना भूल गया। एक सांप रेंगता हुआ आकर उसके सरहाने कुंडली मारकर बैठ गया था। मौत उसे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर आई थी। वो मारे दहशत के बोल नहीं पा रहा था। उसने नैनी को टहोका दिया। उसकी आंख खुली तो उसने सांप को देखते ही चीख मारी। बेड से उतरकर दूर चली गई। वो सांप फन काढ़े यूं विनोद को तक रहा था, जैसे अब तब में उसे डसने ही वाला हो। नैनी दूर ही से दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे नाग देवता, मेरे स्वामी की जान ना लो। ये मुझे बड़ी मुश्किलों से मिला है। इसके सिवा मैं और किसी को नहीं चाहती। ये मरेगा तो नहुसत वापस आ जाएगी। हमसे जो भी भूल हुई है इसे क्षमा कर दो। मैं पतीला भर के दूध पिलाऊंगी। वो वहां से दौड़ती हुई किचन में आई, फिर एक पतीली उठाकर गहरे बर्तन में दूध डालने लगी। हिंदू नाग सांप देवता को मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं और इसे खुश करने के लिए दूसरे तमाम सांपों को दूध पिलाते हैं। वो दूध से भरा हुआ बर्तन लेकर कमरे में आई। बिस्तर की तरफ देखा, वो सांप वहां नहीं था। विनोद गहरी गहरी सांसें लेता हुआ उठकर बैठ रहा था। नैनी ने पूछा, नाग देवता कहाँ हैं? वो तो तुम्हारे जाते ही मुंह फेर कर चले गए। तुम्हारा एहसान नहीं लिया, दूध पिलाने से पहले ही मेरी जान बख्श दी। विनोद के धड़कते हुए सीने पर लावा स्टोन रखा हुआ था। वो उस पर हाथ रखते हुए बोला, ये इस अंगूठी का चमत्कार है। लोग सांपों को लाठी से मारते हैं, हमारी लाठी सरहाने रखी है। नाग देवता को उससे ना मारा गया ना भगाया गया। वो बड़ी शांति और सुकून से चले गए। नैनी ने दूध के बर्तन को एक तरफ रख दिया। वो तशवीश में मुब्तला हो गई थी। सरहाने आकर लाठी को थाम कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, अभी ये है तो मौत हमारे पास आकर पलट जाती है। जब ये चीज़ें नहीं रहेंगी तब क्या होगा? वो तड़प कर बोला, नहीं, हम ये चीज़ें वापस नहीं करेंगे। अपनी आखिरी सांसों तक अपने कलेजे से लगा कर रखेंगे। मगर ये गाजी की अमानत हैं, वो कह चुका है जाते वक्त ले जाएगा। बापू भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। वो बोला, कुछ भी हो जाए हम बापू की मुखालफत भी मोल लेंगे, मगर ये जान बचाने वाली और ज़िंदा रखने वाली चीज़ें वापस नहीं करेंगे। नैनी ने कहा, या तो हम उनसे झगड़ा करें या किसी तदबीर से इन्हें छुपा कर रखें। वो दोनों कोई तदबीर सोचने लगे। दूसरे दिन नैनी ने कहा, बाजार में ऐसा नकली माल तैयार होता है कि इसे देखकर असली का धोखा हो जाता है।
तुम ऐसे कारीगरों को पकड़ो जो ऐसी ही लाठी और लावा स्टोन वाली अंगूठी बनाकर हमें दें। विनोद उसके इरादे को समझते हुए सर हिला रहा था। वो बोली, ये चीज़ें ऐसी महारत से तैयार कराओ कि बिल्कुल असली दिखाई दें। गाजी भी देखे तो धोखा खा जाए और उन्हें अपनी अमानत समझकर कबूल कर ले। उसने कहा, लाठी बनवाना तो आसान है, कोई बढ़ई ऐसी ही दूसरी बना देगा। मैं असली और नकली पत्थर बेचने वाले 2 नंबरी ज्यूलर को जानता हूँ। समझो कल तक ऐसा ही दूसरा लावा स्टोन और एक असा तैयार हो जाएगा। कुदरत के तमाशे नज़र तो आते हैं, मगर देर से समझ में आते हैं। उनकी समझ में नहीं आया कि जब तक वो मेरी अमानत इस्तेमाल करते रहें, मुझे धोखा देने का इरादा नहीं किया, तब तक मौत उनके पास आकर भी टलती रही। एक बार एक पुलिस अफसर नैनी को बुरे इरादे से पकड़कर जंगल में ले जा रहा था। तब एक सांप ने झाड़ियों से निकलकर उसे डस लिया था। आज वैसा ही एक जहरीला सांप विनोद के पास आकर उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चला गया था। नैनी इस सांप से मरने वाले को भूल गई थी और इस सांप से बचने वाले अपने पति देव को देखकर ये नहीं समझ रही थी कि मेरी नेकी उसके काम आ रही है। नैनी और विनोद से पूछा जाता, उनसे कहा जाता, सोचो और समझो आइंदा बेईमानी का अंजाम क्या होगा, तो वो यही कहते, भाई कुछ नहीं होगा, इसे अक्लमंदी और होशियारी कहते हैं, जान बचाने के लिए सब जायज़ है। उन्होंने हज़ारों रुपए खर्च किए और दूसरे दिन बिल्कुल वैसी ही लावा स्टोन से जड़ी अंगूठी और लाठी बनवा ली। उन्हें घर लाकर बड़ी सी मेज़ पर एक तरफ रख दिया, दूसरी तरफ कुछ फासले पर मेरी अंगूठी और असा को रखा। फिर उनके चारों तरफ घूमकर उन्हें हर जाविये से देखने लगे। नकली माल बड़ी महारत से तैयार किया गया था। उनका दावा था कि मैं भी धोखा खा जाऊंगा, नकल को असल समझकर कबूल कर लूंगा। वो दोनों खुशी से लिपट गए। नैनी ने अपनी पेशानी पर उंगली रखते हुए कहा, इसे कहते हैं बुद्धि, यानी अकल। ये चालाकी मैंने दिखाई है। वो बोला, मेरी जान, तुम्हारा जवाब नहीं, बोतल खोलो, आज पीने का मज़ा आ जाएगा। बोतल खुल गई। नैनी ने पहला पैग बनाकर पेश किया। विनोद ने उसके हाथ से एक घूंट पीकर कहा, बेसन के पकोड़े और गर्मा गर्म आलू के चिप्स ले आओ, तुम्हारे हाथों में बड़ा चटखारा है, पीने के साथ खाने का भी मज़ा आएगा। वो मुस्कुराकर किचन की तरफ जाते हुए बोली, ज़्यादा ना पीना, मुझे ज़रूरी बातें करनी हैं। भाई पीना शुरू किया है, अभी से टोकने लगी हो, जो ज़रूरी बात है अभी कह दो। उसने कहा, कल मैं बापू की तरफ जाऊंगी, उनके सामने ये नकली माल गाजी को दूंगी। हाँ, कल ही उसका एहसान उतार दो, वो खुश हो जाएगा कि उसकी अमानत उसे वापस मिल गई है। मगर ये भी सोचो, उसे शुबा हो गया तो क्या होगा। वो गटागट पीने के बाद जाम खाली करते हुए बोला, हाँ, भेद खुलेगा तो तुम्हें बापू के सामने शर्मिंदगी होगी। वो फौरन ही यहाँ आकर अंगूठी और लाठी ले जाएंगे, फिर हमारा क्या बनेगा। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, कल तुम असली अमानत लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं नकली माल लेकर बापू के पास जाऊंगी, कहूंगी तुम किसी ज़रूरी काम से कहीं गए हो। वो एक ज़रा सोच कर बोली, ऐसे वक्त वो कहेंगे कि माल नकली है तो मैं उनसे निमट लूंगी। बापू और गाजी तुम्हारे पीछे नहीं आ सकेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ गए हो। ये अच्छी तदबीर है, मगर गाजी मेरी वापसी के इंतज़ार में यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं वापस नहीं आ सकूँगा। हम उसे जाने पर मजबूर कर देंगे, धमकी देंगे कि वो नहीं जाएगा और अपनी अमानत वापस लेने की ज़िद करेगा तो हम इंटेलिजेंस वालों को उसके पीछे लगा देंगे। वो खुश होकर बोला, वाह क्या ज़बरदस्त धमकी है, फिर तो उसका बाप भी यहाँ से भागेगा। वो कहकहा लगाते हुए उसे आगोश में लेकर झूमने लगा, मेरी जान, तुम्हारे जैसी पत्नी का साथ तो जन्म जन्म रहेगा। ना कोई गाजी ना कोई पाजी हमारे दरमियान आ सकेगा। वो हंसते हुए उसकी आगोश से निकलकर किचन की तरफ चली गई। उसने मूड में आकर बोतल उठाई, फिर उसे मुंह से लगा लिया। एक ही सांस में गटागट कई घूंट पी गया। मस्ती और सरशारी में यही होता है, पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। वो भी आधी बोतल पीने के बाद हवाओं में उड़ने लगा। अगरचे कदम ज़मीन पर पड़ रहे थे मगर डगमगा रहे थे। वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर आकर झुक गया। वहाँ उसके दाएं बाएं 2 लावा स्टोन और 2 लाठियाँ रखी हुई थीं। उसने झूमते हुए दोनों तरफ देखा, फिर एक लावा स्टोन वाली अंगूठी उठाकर उसे गले में पहनते हुए कहा, मेरी नैनी इसी तरह गले का हार बन जाती है, क्या मज़े की औरत है। उसने हिचकी ली, फिर कहा,
क्या नशा टूट रहा है? हिचकी तो मौत के समय आती है। आज मैं नशे को मरने नहीं दूंगा। वो फिर बोतल मुंह से लगाकर पीने लगा और बहकने लगा। कदम भी बहक रहे थे। दोनों हाथ भी बड़ी सी मेज पर भटक रहे थे। वो अंगूठी और असा को उठाकर सीने से लगा रहा था। उन्हें चूमकर इधर उधर रखता जा रहा था। एक अंगूठी गले से लटकी हुई थी। दूसरी अंगूठी और दो लाठियां गडमड हो गई थीं। ये पहचान मुश्किल हो रही थी कि कौन असली है और कौन नकली। नैनी गर्मा गर्म पकोड़े और आलू के चिप्स लेकर आई तो वो एक असा को अपने सीने से लगाए कुर्सी पर बैठा था। नशे की ज्यादती से झूम रहा था। उसने प्लेटें मेज पर रखीं, फिर एक अंगूठी और असा को बेतरतीब देखकर पूछा, इन्हें ऐसे क्यों फेंक दिया है? वो अपने सीने से लगी हुई अंगूठी और असा को थपकते हुए बोला, जो अपनी चीज़ें हैं उन्हें कलेजे से लगा लिया है। जो फेंक दिया है वो कचरा है। इस कचरे को गाजी के सर पर डालो। वो हंसते हुए बोली, चलो खाओ और आराम से लेट जाओ। तुमने मना करने के बावजूद बहुत पी ली है। वो खुश थी। दूसरे दिन मेरे सर पर कचरा डालने की बात पर हंस रही थी। ये सोच भी नहीं सकती थी कि क्या गड़बड़ हो चुकी है। उसे यकीन था विनोद होशो हवास के वक्त अपनी अंगूठी को गले में पहन चुका था और असा को अपने बदन से लगाकर पीता और मस्त होता रहा था। वो मुतमईन थी कि उसके पति से कोई भूल नहीं हुई है। ये शुबा नहीं था कि विनोद ने मस्ती और सरशारी में उधर का माल इधर और इधर का माल उधर किया होगा। जो सच्चा खरा और असली माल था वो मेज़ पर पड़ा हुआ था। नेकी कमाती है, बहुत कमाती है, इतना कि सिर्फ दुनिया ही नहीं आखबत भी कमा लेती है, मगर ज़रा देर लगती है। मसाइब से आजमाइशों से गुज़रने में कभी कभी इतना वक्त लगता है कि कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती है, और हम बर्दाश्त करें ना करें आजमाइशों से तो गुज़रना ही पड़ता है। कोई ईमानदारी से गुज़रता है और कोई बेईमानी से गुज़र जाता है। बेईमानी से गुजरने वाला विनोद ऊपर पहुंच गया था और नैनी दिमागी अमराज के डॉक्टरों के रहमो करम पर पड़ी हुई थी। मैंने नेकी की थी, सिला अपने रब से चाहता था। ये नहीं जानता था कि अंगूठी और असा कहाँ हैं। वो कभी मेरे हाथों में आएंगे या नहीं, पेश आने वाले हालात से सब ही बेखबर रहते हैं। मैं भी नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मेरी दोनों चीज़ें नैनी के घर के किसी हिस्से में पड़ी थीं, जैसे उनका कोई वारिस, कोई हकदार ना हो। उसकी दिमागी हालत ऐसी थी कि उसे अपनी नामुरादी और नहूसत के सिवा कोई बात याद नहीं रहती थी। पता नहीं वो कब जहनी तौर पर नॉर्मल होगी और कब याद करेगी कि उसने एक लाठी और एक अंगूठी कहाँ रख छोड़ी है। मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ चीज़ें इस दुश्मन औरत के घर में हैं? कौन मुझे वहाँ ले जाएगा? पेशगोई करने वाले पंडित जी नहीं रहे थे। मैं ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाया करता था। दुआएं मांगता रहता था, फिर थोड़ी देर के लिए ठंडे फर्श पर सो जाता था। ख्वाबों में आकर बशारत देने वाले बुज़ुर्ग जैसे मुझे भूल गए थे, नज़र नहीं आते थे, कोई आगाही नहीं मिल रही थी। इन हालात में मेरी ज़िद, मेरा हौसला था कि बुढ़ापे से जवानी तक ले जाने वाले वसाइल से महरूम नहीं रहूँगा। इन्हें वहाँ से लेकर ही जाऊँगा, मगर कैसे? हम लाइल्मी में कभी जानी और माली नुकसान उठाते हैं, कभी खुशकिस्मती से बच निकलते हैं, और किस्मत इस वक्त साथ देती है जब हम जहानत को काम में लाते हैं, तदबीर सोचते हैं और इस पर अमल करते हैं। इस अंगूठी और असा से महरूम होने के बाद अगर मैं ये जानता कि वो चीज़ें नैनी के घर में कहीं पड़ी हैं, तो अब तक किसी तदबीर से उन्हें हासिल कर लेता। फिल वक्त तो मैं मायूस हो चुका था, बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर रहा था। ऐसे हालात में हमारी शराफत और दयानतदारी काम आती है। नेक अमल के नतीजे में नेकी ज़रूर मिलती है। अगरचा नैनी ने मेरी नेकी के सिले में दुश्मनी की थी, ताहम मैं उसकी मौजूदा हालत पर अफसोस कर रहा था, हमदर्दी से सोच रहा था। इस दिमागी मरीज़ा की खबर रखनी चाहिए, मालूम करना चाहिए कि इसका माकूल इलाज हो रहा है या नहीं। आखिर वो मेरे मोहसिन की बेटी थी। उसका इलाज कराना, उसे ज़हनी सदमात से निकाल कर होशमंदी की तरफ लाना मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं हमदर्दी के लिए उसके करीब जाता तो शायद मुझे अपनी गुमशुदा चीज़ों का सुराग मिल जाता, लेकिन यह मुश्किल थी कि वो मकामी और गैर मकामी सुराग रिसानों की निगरानी में थी। ये भी यकीन था कि उसे जहाँ रखा गया है वहाँ ज़रूर खुफिया जासूसी आलात नस्ब किए गए होंगे, और ये सब कुछ मुझे गिरफ्तार करने के लिए किया गया होगा। उन्हें यकीन होगा कि मैं किसी भी ज़रूरत से किसी भी भेस में उसके पास जा सकता हूँ।
किस्मत की क्या सितम ज़रीफ़ी थी कि जहाँ से अपना खोया हुआ सरमाया हासिल करने की उम्मीद थी, वहाँ नहीं जा सकता था। नैनी के सिलसिले में हकीकत ये थी कि वो बिल्कुल ही पागल नहीं हुई थी। बड़े-बड़े तजर्बाकार डॉक्टरों ने कहा था वो रफ्ता-रफ्ता नॉर्मल हो जाएगी, मगर कुछ वक़्त लगेगा। मेरे दुश्मनों का ख़्याल था वो मेरे बारे में बड़ी मालूमात रखती है, उसके ज़रिए मुझ तक पहुँचा जा सकता है। वो हम सब के लिए अहम थी, मगर कोई नहीं जानता था कि कब तक नॉर्मल होकर सोचने और समझने और बोलने के काबिल होगी। देखा जाए तो अपनी अहम चीज़ों से महरूम होने के बाद मुझे वहाँ से मुंबई फिर यूरोप की तरफ जाना चाहिए था, मगर जाने क्यों इसी शहर में रह गया था। दिल कहता था मुझे कुछ रोज़ वहाँ रहना चाहिए। हकीकत ये थी कि मैं वहाँ रहकर दुश्मनों को फ़रेब दे सकता था। वो यही समझते कि सलमान सादी गिरफ्तारी के खौफ से कहीं दूर निकल गया है। एक रोज़ ज़ोहर की नमाज के बाद मैं मस्जिद के ठंडे फर्श पर लेट गया। हस्बे मामूल मेरी आंख लग गई। मैंने बहुत दिनों के बाद उन बुज़ुर्ग को देखा जो कई बार ख्वाबों में आ चुके थे। उन्होंने फरमाया, जो चीज़ें कुदरत ने अता की हैं उन्हें कोई नहीं छीन सकता। जो तुम्हारे नाम हैं वो तुम्हारी ही रहेंगी। वो बुज़ुर्ग आते थे, ठहरते नहीं थे, बोलते हुए गुज़र जाते थे। उनके जाते ही मेरी आँख खुल गई। अगरचे मैं खाली हाथ था, मगर इन लम्हात में ऐसा लग रहा था जैसे गुमशुदा ख़ज़ाना मिल गया हो। ये बशारत मिली कि अंगूठी और असा को ज़ाया नहीं किया गया है। नैनी के मकर व फ़रेब के बावजूद मेरी चीज़ें मुझे ज़रूर मिलेंगी। ये बात ज़हन में गर्दिश करने लगी कि नैनी फिर मक्कारी कर रही है। उसने अंगूठी और असा को कहीं छुपा कर रखा है। इन चीज़ों ने उसे सुहागन बनाया था, इज़दवाजी मुसर्रतें दी थीं। अगरचे बाद में सुहाग छीन लिया था, वो बेवा हो गई थी, मगर अंगूठी और असा की करामात से दोबारा कभी सुहागन बन सकती थी। मेरा ख्याल था कि वो यही सोचकर मेरी अमानत को मुझसे छुपा रही है। मैंने अपने दस्ते रास्त विजय खन्ना से कहा, नैनी की खबर लो, मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए मालूम करो उसकी दिमागी हालत कैसी है। बाज़ हालात में भरपूर तिबी मुआयने और इलाज के बावजूद डॉक्टर अंदर के पेचीदा मामलात को समझ नहीं पाते। ये कह देते हैं कि मर्ज़ तशवीशनाक नहीं है, मरीज़ जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। नैनी के बारे में भी डॉक्टरों की ऐसी ही रिपोर्ट थी। सब ही कहते थे कि वो जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी, और सच यही था। वो रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो रही थी। जब कई दिनों के बाद इलाज के बाद उसने ज़रा होशमंदी से ख़ुद को पहचाना, तो इस वक्त वो कमरे में तनहा थी। कोई उसे ये बताने वाला नहीं था कि वो ऐसे कमरे में क्यों पड़ी है जहाँ दिमागी हालत मालूम करने की मशीन रखी हुई है। वहाँ दवाएं और ऐसे आलात थे जिन्हें देखकर वो समझ गई कि किसी मरीज़ा के कमरे में है। फिर उसे पिछली बातें याद आने लगीं। याद करते ही विनोद की हलाकत का सदमा पहुंचा। बेइख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। वो थोड़ी देर रोती रही, आंसू पूछती रही, और दिल ही दिल में कहती रही, गाजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोलने और धोखा देने की बहुत बड़ी सज़ा पाई है। उसने बड़े दुख से ज़ेरे लब कहा, पता नहीं वो अंगूठी और लाठी कहाँ होगी। मैं आज ही मालूम करूंगी और गाजी से माफ़ी मांग कर उसकी अमानत उसे वापस करूंगी। उसके नॉर्मल होते ही हालात मेरे मुवाफिक हो रहे थे। वो पछता रही थी, मुझसे मिलकर मेरी अमानत वापस करने वाली थी, मगर इस सिलसिले में एक कबाहत थी। मैं उससे मिल नहीं सकता था, गिरफ्तारी का अंदेशा था। अगर मैं राजदारी से राब्ता करता तो बात बन सकती थी, मगर इस वक्त हालात क्या होंगे। मेरी ताक में रहने वाले दुश्मन अंधे तो नहीं होंगे। बात बनते बनते भी बिगड़ सकती थी। वो बेड पर लेटी हुई मेरे मुतल्लिक सोच रही थी। ऐसे ही वक्त कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। एक उधेड़ उम्र के शख्स ने झांक कर उसे देखा, फिर अंदर आकर राजदाराना अंदाज से बाहर देख कर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वो कुछ पूछना चाहती थी, इससे पहले ही वो पलट कर धीमी आवाज़ में बोला, बाई गॉड क्या सुंदरता है, क्या जोबन है। वो हैरानी से उसका मुंह तकने लगी। गर्दन से लटका हुआ स्टेथोस्कोप बता रहा था कि वो डॉक्टर है, मगर इस वक्त शायर और आशिक बनकर आया था। वो उसकी तरफ आते हुए कह रहा था, हाय हाय, दीवाना दो आंखों से क्या क्या देखे, कुछ ना देखे, बस तेरे जोबन का तमाशा देखे। ही, वो हंसते हुए बोला, कल रात लंदन से आया हूँ, आज सुबह तुम्हें देखा, बस देखता ही रह गया। मुआयने के लिए हाथ लगाया तो बस टटोलता ही रह गया। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या चीज़ बना कर भेजी है। वो बेड के सिरे पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम तो बस ऐसे ही तकती रहती हो, खुद को नहीं पहचानती।
मेरी बातें क्या सुनोगी, क्या समझोगी? ही, हसीना कुछ ना बोले, इनकार ना करे तो मज़ा आता है। कोई झमेला, कोई झगड़ा नहीं होता। वो बड़ी खामोशी से उठकर बैठ गई। उसने कहा, बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेटने की बात ही कुछ और है। ये सारी दुनिया लेटे ही लेटे पैदा हुई है। उसने स्टीथोस्कोप को एक तरफ रख दिया, फिर एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले तुम्हारे दिल की धड़कनें चेक करूँगा। बात ख़त्म होते ही ज़ोरदार आवाज़ के साथ एक तमांचा पड़ा। वो उछल कर खड़ा हो गया, हैरानी से बोला, तुम रिएक्ट कर रही हो, यानी समझ गई हो, यानी तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया है। वो बेड से उतरते हुए बोली, कुत्ते कमीने, सुबह तूने मेरे बदन को हाथ लगाया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आख थू। उसने उसके मुंह पर थूक दिया। उसने फौरन ही पीछे हटकर अपना मुंह पूंछते हुए परेशान होकर उसे देखा। वो बहुत मारूफ और मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर था। फौरन ही हाथ जोड़कर अपनी इज्जत का वास्ता देकर माफ़ी मांगने लगा। नैनी ने कहा, दरवाज़ा खोल और बाहर चल, मैं तुझे जोबन का तमाशा दिखाऊंगी। वो कदमों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, यहाँ से यूरोप अमेरिका तक मेरी शोहरत है, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मुझसे बड़ी से बड़ी रकम ले लो, बड़ी से बड़ी शर्त मनवा लो, मगर ये बात कमरे से बाहर ना जाने दो। मुझे मुफ्त का माल समझ कर आए थे, अब पाँव छू रहे हो। कितनी जल्दी रंग बदल रहे हो। तुम इतनी हसीन, इतनी पुरकशिश हो कि तुम्हें देखते ही पागल हो गया था। अब भी तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुमसे शादी कर सकता हूँ। नैनी ने एकदम से चौंक कर उसे देखा। वो तो हमेशा ही एक जीवन साथी का ख्वाब देखती आई थी, मगर नसीब में ऐसी नहूसत थी कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले बारात लाने से पहले ही मर जाते थे। वो डॉक्टर को देख रही थी और सोच रही थी, विनोद डाकुओं के हत्थे चढ़कर मारा गया, उसका ताल्लुक नहूसत से नहीं है। वो लाठी और अंगूठी अब भी मेरे घर में है, मेरे पास ही है, इसलिए विनोद के मरते ही ये दूसरा जीवन साथी आ रहा है। डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, इस तरह ना देखो, यकीन करो, मैं शादी की बात सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए सचमुच पागल हो गया हूँ। प्लीज़ शादी के लिए राज़ी हो जाओ। मैंने मालूम किया है तुम एक मशहूर महाज्ञानी पंडित दीनानाथ की बेटी हो। तुम इज्जत लूटने आए थे, अब इज्जत देने की बात कर रहे हो। मैं कैसे यकीन करूं कि कमरे से बाहर जाने के बाद बदल नहीं जाओगे। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। डॉक्टर ने कहा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं शादी का ऐलान करूंगा। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक डॉक्टर और CIA के 2 जासूस खड़े हुए थे। आने वाले डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर दास, आपकी ड्यूटी नहीं थी, फिर यहाँ कैसे? डॉक्टर धर्मदास ने नैनी के करीब होकर कहा, मैं किसी मरीज़ा से नहीं, अपनी होने वाली वाइफ से मिलने आया हूँ। सब ने हैरानी और सवालिया नज़रों से नैनी को देखा। धर्मदास ने कहा, यह खुशखबरी है कि नैनी अब नॉर्मल हो गई है। मैं अभी सेहतयाबी का सर्टिफिकेट लिख कर दूंगा। एक जासूस ने कहा, श्रीमती नैन कमल हमारे सवालों के जवाब दे सकेंगी? 2 और डॉक्टर आ गए। उन्होंने उसका मुआयना किया। फिर सुराग रिसानों ने उससे सवालात किए। तमाम सवालात मेरे मुतल्लिक थे कि मैं किस तरह पंडित दीनानाथ के घर आया था और किस तरह वहाँ छुप कर रहता था। CIA और मैसूनी तंजीम के लोगों को ये मालूम था कि मेरी उंगली में अंगूठी और हाथ में एक लाठी रहती है। मेरी तीसरी निशानी ये है कि हड्डियों का ढांचा दिखाई देता हूँ। बदन पर बराए नाम गोश्त है। लेकिन नैनी ने एक सवाल के जवाब में ये बता दिया कि अब मेरे जिस्म पर गोश्त आ गया है। अब मैं हड्डियों का ढांचा दिखाई नहीं देता। वो मुझे तलाश करने के सिलसिले में धोखा खा सकते थे। उन्हें जितने भी ढांचे नज़र आते वो उन्हें गिरफ्तार करते रहते और मुझ तक पहुंच ना पाते। नैनी के बयान के बाद मेरे लिए ख़तरात पैदा हो गए थे। मुझे पहचान लेने की आसानियाँ पैदा हो गई थीं। उसने कहा, प्लीज़ मेरे बापू को इत्तला दें कि मैं नॉर्मल हो गई हूँ। एक जासूस ने कहा, हम बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं कि उनका देहांत हो चुका है। उसने सर झुकाकर आंचल में मुंह छुपा लिया। रोते हुए कहने लगी, मैं इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रह गई हूँ। पहले पति गया, फिर पिताजी का भी देहांत हो गया। मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। डॉक्टर धर्मदास ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, प्रभु की लीला अपरंपार है। एक सहारा छिन जाए तो दूसरा सहारा पैदा कर देता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक जासूस ने पूछा, अलावा अंगूठी और लाठी के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या सलमान सादी यानी कि गाजी इन चीज़ों के ज़रिए करामात दिखाता था?
नैनी ने कहा, इन दो चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी में भी चमत्कार दिखाया है। मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। जल्द अज़ जल्द उन्हें हाथों में रखना चाहती हूँ। एक सुराग रिसां ने कहा, सॉरी, हमारी सीआईए इस अंगूठी और लाठी को अपनी तहवील में ले चुकी है। उन्हें माहरीन के ज़रिए जांचा और परखा गया है। उनके टुकड़े टुकड़े किए गए, मगर किसी भी तरह का चमत्कार दिखाई ना दिया। दूसरे जासूस ने कहा, यूं भी हम अंगूठी और लाठी को ज़ाया कर देना चाहते थे, ताकि वो कभी सलमान सादी के हाथ ना लगे। नैनी ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा, ये आप लोगों ने क्या किया? जो चीज़ तुम्हारे काम ना आए वो दूसरों के काम आ जाती है। वो मेरे बहुत काम आ रही थी। वो बोल रही थी और कनखियों से डॉक्टर धर्मदास को देख रही थी, सोच रही थी, मेरी नहूसत दूर करने वाली चीज़ें नाबूद हो चुकी हैं। क्या ये डॉक्टर मेरा जीवन साथी बन पाएगा? बहरहाल वहाँ नैनी की बातों से ये जाहिर हो रहा था कि वो भी असल अंगूठी और असा की मौजूदगी से बेखबर है। यही समझ रही थी कि जो चीज़ें घर में कहीं पड़ी होंगी वो जाली होंगी। उसने और विनोद ने मुझे धोखा देने के लिए नकली अंगूठी और नकली लाठी तैयार कराई थी। अब खुद असली को नकली समझ रही थी और नकली को असली समझकर उनके रायगां हो जाने पर अफसोस कर रही थी। अब यह फिक्र लाहक हो गई कि नहूसत वापस आ सकती है। हो सकता है वो सुहागन ना बन सके। ये डॉक्टर जो अभी अभी शादी का ऐलान कर चुका है, तकदीर की हेरा फेरी से दूर हो सकता है, किसी बहाने मर सकता है, जैसा कि दूसरे चाहने वाले उसके आशिक बनकर मरते रहे थे। वो यकीन करना चाहती थी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो डॉक्टर धर्मदास को आजमाना चाहती थी। हालात की मार ऐसी पड़ती रही थी कि इंतज़ार किए बगैर जल्द से जल्द आज या कल में उसकी पत्नी बन जाना चाहती थी। अंगूठी और लाठी के ज़ाया हो जाने से उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। इधर सुराग रिसां मेरे मुतल्लिक सवालात कर रहे थे। वो परेशान होकर बोली, आप लोग कब तक गाजी के बारे में बोलते रहेंगे? मैं जितना जानती थी वो सारी बातें बता चुकी हूँ। अब मुझे आराम करने दें। डॉक्टरों ने कहा, बेशक तुम्हें आराम करना चाहिए। गाजी के मुतल्लिक जो इंक्वायरी रह गई है वो बाद में होती रहेगी। नैनी ने कहा, मैं यहाँ आराम से नहीं रह सकूंगी। मुझे डॉक्टर धर्मदास से बहुत सी बातें करनी हैं। मैं इनके साथ अपने घर जाऊंगी। उसे धर्मदास के साथ जाने के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उसने रास्ते में कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। एक बड़े से घर में तनहा रहूंगी तो डर लगेगा। वो एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला, मेरी जान, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ दिन रात रहूंगा। किस रिश्ते से रहोगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे? तुम चाहो तो कल सुबह ही कोर्ट मैरिज हो सकती है। आह, मगर तुम्हारे बगैर आज रात कैसे गुजारूंगा? अगर तुम चाहो तो। उसने कहा, आगे मत बोलो। मैं शादी के बगैर रात नहीं गुजारूंगी। मैं कह रहा हूँ कि शादी के लिए अग्नि के साथ फेरे लेना या कोर्ट मैरिज करना ज़रूरी नहीं है। हमारी इंडियन फिल्मों ने आसान रास्ता दिखा दिया है। हीरो एक चुटकी संदूर हीरोइन की मांग में भरता है और वो फौरन ही पति पत्नी बनकर फूलों की सेज पर पहुंच जाते हैं। वो यही चाहती थी। अपने मुकद्दर को जल्द से जल्द आजमाने के लिए बोली, मैं अपनी बदनसीबी से घबरा गई हूँ। आज ही, बल्कि अभी तुम्हें अपना सहारा, अपना जीवन साथी बना लेना चाहती हूँ। धर्मदास ने घर के दरवाजे पर पहुंचकर पूछा, घर में सिंदूर घर में सिंदूर होगा या बाजार से ले आऊं? सिंदूर है। मैं गुस्ल करना और फ्रेश होना चाहती हूँ। तुम 2 घंटे के बाद आओ, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। वो उसे छोड़कर जाने लगा तो वो फिर अंदेशों में घिर गई। क्या जाने वाला वापिस आएगा? फिर ये ख्याल आया कि अंगूठी और लाठी विनोद की ज़िंदगी में भी काम नहीं आई थी। उनकी मौजूदगी में वो मारा गया था, तो फिर चमत्कार क्या हुआ? वो सोचती हुई घर में दाखिल हुई। वो घर एक पुरानी मुलाजमा राधा भाई की निगरानी में था। उसने नैनी को खुशामदीद कहा, उसे सेहतयाबी की मुबारकबाद दी, फिर उसके बेवा हो जाने पर बड़े दुख का इजहार किया। हाय हाय नैनी बेटी, इतनी सुंदर हो, भरपूर जवान हो, ये भरी जवानी कैसे गुजारोगी? वो बोली, 2 घंटे बाद गुजारने वाला आ जाएगा। मेरी चिंता ना करो। ये बताओ, क्या गाजी इधर आया था? वो तो नहीं आया, मगर देसी बदेसी जासूस जासूस आते रहे। वो भी गाजी के बारे में पूछते रहे। वैसे नैनी, मैं हैरान हूँ, अस्पताल से निकलते ही दूसरा पति ढूंढ लिया। क्या 2 घंटे बाद ब्याह रचाने वाली हो? वो अलमारी से लिबास निकालते हुए बोली, कोई धूमधाम नहीं होगी। अभी वो मांग में सिंदूर भरेगा, बाद में कोर्ट मैरिज होगी। फिर वो एक खूबसूरत रंगीन लिबास निकालते हुए बोली,
इस लिबास के अंदर जो चोली पहनती हूँ वो कहाँ है? यहीं अलमारी में होगी। इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, यहाँ होती तो मिल जाती। क्या तुम निकाल कर ले गई हो? वो अपने कान पकड़ते हुए बोली, 15 बरसों से इस घर का नमक खा रही हूँ, कभी इधर की चीज़ उधर नहीं की। तुम अपनी चीज़ें स्टोर रूम में डाल दिया करती हो, वहाँ चल कर देखो, घर की चीज़ घर में ही होगी, कहीं नहीं जाएगी। वो अलमारी बंद करके स्टोर रूम में आ गई। लिबास के अंदर कोई सी बिचौली पहनी जा सकती थी, मगर वो छुपाकर पहनने वाली चीज़ इसके ख्याल में बहुत लकी थी। पहली बार विनोद ने बड़े प्यार से उतारी थी, वरना इससे पहले आने वाले मर जाते थे, भाग जाते थे। वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर धर्मदास आने से पहले भाग जाए या किसी बहाने मर जाए। किस्मत बनाने वाली अंगूठी और लाठी नहीं रही थी, अब वो टोटका ही रह गया था। इस लिबास और चोली से खेलने वाला विनोद 6 माह तक जिंदा रहा था। यही चीज़ें धर्मदास को भी जिंदा रख सकती थीं। स्टोर में आते ही उसे लाठी दिखाई दी। वो एक तरफ बेमसरफ पड़ी हुई थी। नैनी उसे देखते ही ठठक गई। उसे यूं लगा जैसे चमत्कार दिखाने वाली लाठी वापस आ गई है। अब वो इसके ज़रिए अपने नए पति को हाँकती रहेगी। उसने आगे बढ़कर इस लाठी को सामान के ज़ख़ीरे से उठाया। ऐसे ही वक्त दिमाग में बात आई, ये तो असली नहीं है, इसे तो गाजी को धोखा देने के लिए बनवाया गया था। अब क्या मैं धोखा खाने की नादानी कर रही हूँ? ये तो कोई कमाल नहीं दिखाएगी। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर लाठी को वहीं फेंक दिया। कमरे से राधा की आवाज़ सुनाई दी, नैनी ये चोली इधर मैले कपड़ों में पड़ी है। उसने बाहर आकर देखा, लाठी को पाकर भी मायूसी हुई थी, मगर चोली हाथ आकर डूबने वाली को तिनके का सहारा दे रही थी। राधा ने कहा, तुम स्नान करो, तब तक मैं इसे धोकर सुखाती हूँ। माँ जगदम्बे की कृपा से तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, तुम फिर सुहागन बनोगी। वो बाथरूम में आ गई। वहाँ गुस्ल करने के दौरान उसने लाठी से के मुतल्लिक सोचा। एक नई बात दिमाग में आई कि असली लाठी विनोद के पास थी, तो उसने चमत्कार क्यों नहीं दिखाया, इसे हलाकत से क्यों नहीं बचाया। ये बहुत अहम नुक्ता था, उसका दिमाग कह रहा था। वो लाठी 6 माह तक विनोद के साथ रही और वो 6 माह तक जिंदा रहा। जब उसकी नकल तैयार की गई तब ही घपला हुआ, लेकिन यह घपला कैसे हुआ वो सोचने लगी। पूरी तवज्जो से पिछली बातें याद करने लगी। तब ये याद आने लगा कि जिस रात विनोद खूब पी रहा था और नशे में था, तब उसके पास बड़ी सी मेज़ पर असली और नकली अंगूठियां और लाठियां रखी हुई थीं। उसने नशे की हालत में इधर की चीज़ उधर कर दी होगी। ये दिल को लगने वाली बात थी। इस बात से और कई बातें निकल रही थीं। जहन में ये ख्याल पैदा हो रहा था कि 6 माह तक विनोद की हिफाजत करने वाली लाठी और अंगूठी ने उसे हलाकत से क्यों नहीं बचाया। जवाब ये समझ में आया कि विनोद असली की जगह नकली लाठी और अंगूठी साथ ले गया था। मुझे धोखा देने के लिए जो नकली माल तैयार कराया गया था, दूसरे लफ्ज़ों में मेरे लिए जो गड्ढा खोदा गया था, इसमें वो खुद गिरकर फना हो गया था। वो आईने के सामने तौलिए से बदन खुश्क कर रही थी। जब ये बात दिमाग में आई कि गलती से चीज़ें बदल गई थीं, तो एकदम से साकत होकर आईने में खुद को तकने लगी। उसके अंदर ये ख्याल चीख रहा था कि असली लाठी और अंगूठी स्टोर में है। अब तक वो और सिर्फ विनोद ही नहीं, CIA वाले भी धोखा खाते रहे हैं। वो फौरन ही कपड़े पहनकर बाथरूम से निकली, फिर तेज़ी से चलती हुई स्टोर में आ गई। वहाँ जिस लाठी को फेंका था उसे उठाकर सीने से लगा लिया। दिल ही दिल में कहने लगी, हे भगवान, यही असली हो और इसे असली होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास मेरे घर में है, इसलिए मैं महफूज हूँ। विनोद इससे दूर चला गया था, इसलिए मारा गया। फिर उसे अंगूठी का ख्याल आया। उसने देखा था कि वो चीज़ें हमेशा मेरे साथ रहा करती थीं। पंडित जी ने भी उसे बताया था कि लाठी की तरह अंगूठी भी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। वो स्टोर में हर तरफ नज़रें दौड़ाने लगी। एक तरफ ऊपर से नीचे तक लकड़ी के रैक बने हुए थे, वहाँ छोटी बड़ी चीज़ें रखी हुई थीं। वो करीब आकर एक एक चीज़ को उठाकर अंगूठी ढूंढने लगी। उसने आवाज़ दी, भाई। राधा भाई ने जवाब दिया, हाँ बोलो, क्या बात है। उसने पूछा, यहाँ एक अंगूठी रखी हुई थी, तुमने देखी है? दूसरी तरफ राधा भाई ठटक गई। वो चोली को धोने के बाद हेयर ड्रायर से खुश्क कर रही थी। उसने परेशान होकर स्टोर की तरफ देखा, फिर अनजान बनकर पूछा, कैसी अंगूठी? मैंने इधर सामान के ढेर में कोई अंगूठी नहीं देखी। नैनी ने कहा, तुमने नहीं देखी होगी, मगर यहाँ कहीं है, ढूंढने से मिलेगी। यहाँ आओ, इसे तलाश करो।
मैं तुम्हारी चोली सुखा रही हूँ। चोली जाए चूल्हे में, यहाँ आओ। वो अंगूठी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो स्टोर में आ गई। वहाँ जैसे दुनिया जहान का काठ कबाड़ रखा हुआ था। पहाड़ जैसे ज़ख़ीरे से एक तिनका ढूंढ निकालने वाली बात थी। वो बेदिली से नैनी के साथ उसे तलाश करने लगी। ये अच्छी तरह जानती थी कि अंगूठी वहाँ नहीं है। मुझे बशारत मिली थी कि मेरी अंगूठी और असा कुदरत का अतिया हैं। वो मेरे लिए हैं, मेरे लिए ही रहेंगी। इन्हें कोई छीन नहीं सकेगा। ये हौसला अफजा ख्वाब देखने के बाद मैंने विजय खन्ना से कहा कि वो नैनी की निगरानी करता रहे, क्योंकि मेरी अमानत उसी के पास थी, इसलिए उस पर नज़र रखने से बात बन सकती थी। विजय खन्ना ने हॉस्पिटल में उसकी निगरानी करवाई और इसके घर पर भी नज़र रखी। घर के अंदर पहुंचने के लिए राधा भाई से राहो रस्म बढ़ाए। उससे कहा, मुझे एक घरेलू मुलाजमा की ज़रूरत है। क्या तुम रोज़ एक आध घंटे के लिए आकर मेरे लिए खाना पका सकती हो? मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए होटल का खाना नहीं खाता। उसने तवक्को से ज़्यादा तनख्वाह दी तो राधा भाई रोज़ 2 घंटे के लिए उसके घर आने लगी। वो किचन में काम करने के दौरान बातें करती थी। विजय खन्ना को ये मालूम होता रहता था कि पुलिस और CIA वाले वहाँ आते जाते रहते हैं। मौजूदा हालात में वो इस घर के अंदर पहुँच नहीं पाएगा। मायूसी होती है, मगर किस्मत साथ दे तो किसी तरह बात बन ही जाती है। एक रोज़ राधा कुछ बीमार थी। काम करने के लिए जवान बेटी को अपने साथ लाई। विजय खन्ना उसे देखते ही चौंक गया। उसकी एक उंगली में लावा स्टोन वाली अंगूठी दिखाई दे रही थी। वो जवान लड़की बहुत ही मोटी और भद्दी थी। मेरे साइज़ की अंगूठी उसकी उंगली में आ गई थी। विजय खन्ना ने अनजान बनकर पूछा, तुमने ये अंगूठी कहाँ से खरीदी है? लड़की ने कहा, खरीदी नहीं है, एक रोज़ मालकन के घर की सफाई कर रही थी, वहाँ से मिली है। उसने कहा, मगर ये तो मर्दाना अंगूठी है, तुम्हें औरतों वाली पहननी चाहिए। ये मुझे दे दो। राधा भाई ने कहा, मैंने भी कहा था इसे नहीं पहनना चाहिए। फिर एक ज्योतिषी ने कहा कि अंगूठी का पत्थर बहुत कीमती है, इसे पहने रहो, बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। विजय खन्ना ने कहा, तो समझ लो फ़ायदा पहुँचने का वक्त आ गया है। मैं इस अंगूठी के 20,000 रुपये दूंगा। राधा भाई ने चौंक कर पूछा, 20,000? उसने पूछा, क्या कम है? चलो 30,000 दूंगा। वो बोली, मालूम होता है आप इसकी सही कीमत जानते हैं, हमें कम दे रहे हैं। मैं जितनी भी कीमत दूंगा तुम इसे कम समझोगी। चलो तुम ही बोलो, क्या लोगी? उसने बेटी की उंगली से अंगूठी उतार उतार कर उसे उलट पलट कर देखा, सोचा, फिर कहा, मैं पूरे 50,000 लूँगी। विजय खन्ना एक कमरे में गया, फिर वहां से बड़े नोटों की एक गड्डी लाकर उसके सामने रखते हुए बोला, लो गिन लो, पूरे 50,000 हैं। वो रकम लेकर खुश हो गई। यूं विजय खन्ना ने वो अंगूठी मेरे पास पहुंचा दी। मैंने उसे हाथ में लेकर चूमा, सीने से लगाकर खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा, विजय इस घर में मेरा आसा भी होगा। उसने कहा, मैंने राधा भाई से ये अंगूठी हासिल करने के बाद कहा कि मुझे एक लाठी की तलाश है। ये ना पूछो कि वो मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर वो ले आओगी तो मैं और 50,000 रुपये दूंगा। तो उसने क्या कहा? उसने सारी ज़िंदगी में 50,000 रुपये एक साथ अपनी मुट्ठी में नहीं देखे थे। एक ही दिन में उसे 1 लाख मिल रहे थे। वो फ़ौरन ही बोली कि एक लाठी स्टोर में रखी है, आज शाम को ही ला कर देगी। तो फिर जाओ, इस घर के करीब रहो, वहाँ से वो असा लेकर ही आओ। वो बोला, सर आपका असा ज़रूर मिलेगा, लेकिन परेशानी ये है कि उसे कहाँ छुपा कर रखा जाएगा। खुदा का शुक्र है मेरी अहम चीज़ें मुझे मिल रही थीं, लेकिन ये तशवीश पैदा हो गई थी कि 6.25 फीट की लाठी को कैसे छुपा कर रखा जाएगा। दुश्मन इसे दूर से देखते ही मेरी तरफ दौड़े चले आएंगे। ये ऐसी पहचान थी कि आम आदमी भी मेरी सूरत ना पहचानते हुए, मेरा नाम ना जानते हुए भी मुखबरी कर सकता था कि वो लाठी वाला गाजी फलां जगह पर छुपा हुआ है। विजय खन्ना ने कहा, हमारा कोई भी आलाकार उसे अपने पास रखेगा तो वो दिन रात दुश्मनों की नज़रों में रहेगा। इस लाठी को ज़रूरत के वक्त आप तक पहुंचाना चाहेगा तो दुश्मन भी उसके पीछे चले आएंगे। फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे हमेशा किस तरह छुपा कर रखा जाएगा, लेकिन अभी वो असा हमारे हाथ आएगा तो आर्जी तौर पर इसे किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां मैं ज़रूरत के वक्त आसानी से पहुंच सकूं। वो बोला, मैं कुछ दिनों तक इसे अपने घर में रख सकता हूं, ये राज सिर्फ राधा भाई को मालूम होगा। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, उसे मजबूरन राजदार बनाना होगा। फिल वक्त यही किया जा सकता है। इस तरह आर्जी तौर पर यह मसला हल हो गया।
किसी भी काम में छोटी बड़ी रुकावटें पेश आती रहती हैं। शाम 6 बजे राधाबाई ने फ़ोन पर विजय खन्ना से कहा, ज़रा गड़बड़ हो रही है, इधर ना आना। नैनी अस्पताल से अचानक वापस आ गई है। उसने ताज्जुब से पूछा, क्या वो नॉर्मल हो गई है? पूरे होशो हवास में है। अभी कह रही थी कि 2 घंटे बाद बेवा नहीं रहेगी, फिर से सुहागन बन जाएगी। यानी इस घर में शादी की चहल पहल होगी। ये तो अच्छी बात है। ऐसे वक्त वो दुल्हन बनकर रहेगी। तुम पिछले दरवाजे से वो लाठी लाकर मुझे दे देना। कोई चहल पहल नहीं होगी। इस घर में वो होगी और उसका मर्द होगा। मैं वो लाठी वहां से निकाल नहीं पाऊंगी। तुम खामखा घबरा रही हो, उसे मसला बना रही हो, जबकि नैनी लाठी को भूल चुकी होगी। हाँ, शायद मैं घबरा रही हूँ। अब हिम्मत करूँगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने थोड़ी देर बाद फ़ोन पर कहा, तुम्हारा काम नहीं हो सकेगा। नैनी उस लाठी को भूली नहीं है, उसे सीने से लगा रही है और इस अंगूठी को पूरे घर में ढूंढ रही है जिसे तुम ले चुके हो। उसने कहा, वो लाठी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अभी इस मकान के पिछवाड़े आ रहा हूँ। तुम मौका पाकर इसे दरवाजे या खिड़की से बाहर फेंक दो। मैं उठा कर ले जाऊँगा। अगर मैं पकड़ी गई तो जो जूते अलग पड़ेंगे और ये भेद अलग खुलेगा कि वो अंगूठी भी मैंने चुराई है। ज़्यादा ना बोलो, मैं हर कीमत पर वो लाठी हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हें 50,000 की जगह अभी 1 लाख दूंगा। तुमने इतनी बड़ी रकम कभी अपने हाथों में नहीं देखी होगी। अभी लाठी लेकर पिछले दरवाजे से बाहर आओ और 1 लाख ले जाओ। राधाबाई के अंदर खलबली सी मच गई। हे भगवान, मैं 1 लाख रुपए कैसे छोड़ दूं? इसे स्टोर रूम से कैसे निकाल कर ले जाऊं? फ़ोन उसके कान से लगा हुआ था। विजय खन्ना जैसे उसके कान से उसके दिमाग में घुसकर बोला, देर ना करो, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, अभी दूंगा। एक पल भी गंवाए बगैर आ जाओ। मैं 15 मिनट में पिछले दरवाजे पर आ रहा हूँ। बोलो, आ रही हो? 2 लाख में तो जैसे उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वो और रकम बढ़ाता तो मर ही जाती। जल्दी से हाँफते हुए बोली, आ रही हूँ। जान लड़ा कर भी आऊँगी, मैं आ रही हूँ। वो फ़ोन बंद करके स्टोर रूम में आई। नैनी थक हार कर बैठी हुई थी। अंगूठी नहीं मिल रही थी। राधा भाई को देखकर बोली, बार बार कहाँ चली जाती हो? यहाँ मैंने तन्हा स्टोर रूम छान मारा है। आखिर वो कहाँ जाएगी? ये नसीब की बात होती है। जो चीज़ अपने भाग में नहीं होती वो कैसे हाथ से निकल जाती है, ये हम समझ नहीं पाते। समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक मैं अस्पताल में रही तब तक यहाँ कोई नहीं आया। सिर्फ तुम सफाई सुथराई के लिए आती हो। नैनी, मैंने वो अंगूठी देखी थी। वो तो चांदी की भी नहीं थी। उसके 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने चुराई है। तुम बरसों की भरोसे वाली नौकरानी हो। वो तुमने नहीं ली, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस कमरे से आप कहाँ जाएगी? तुम मानो या ना मानो, आप तकदीर ले जाती है। अगर तकदीर में ये लिखा है कि अंगूठी को तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए, तो फिर वो जा चुकी है। नैनी ने कॉलिंग टून सुनकर फ़ोन को कान से लगाया। दूसरी तरफ से धर्मदास की आवाज़ सुनाई दी, हाय माय लव, 2 घंटे होने वाले हैं मगर मुझे आने में कुछ वक्त लगेगा। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लाने वाला हूँ। बस अगले 1 घंटे में आ रहा हूँ। वो बोली, कोई बात नहीं। मैं भी अब तक तैयार नहीं हो सकी। मेरी एक कीमती चीज़ गुम हो गई है, उसे तलाश कर रही हूँ। ऐसी कौन सी कीमती चीज़ गुम हो गई है, मुझे बताओ। फ़ोन पर क्या बताऊँ? इस चीज़ का ताल्लुक़ मेरी इज़दवाजी ज़िंदगी से है। वो होगी तो मैं सुहागन बन सकूँगी, वरना रुकावटें पैदा होंगी। वो हंसते हुए बोला, तुम ज़हीन और पढ़ी लिखी हो, मगर वहमी हो, जाहिल और गंवार औरतों वाली बातें कर रही हो। मैं धर्मदास हूँ, मेरा फैसला अटल होता है। जब ज़ुबान से कह दिया कि हम लाइफ पार्टनर बन रहे हैं, तो 1 घंटे बाद ज़रूर बन रहे हैं। किसी का बाप भी हमारी शादी नहीं रोक सकेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, तैयार होने जा रही हूँ। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। राधा भाई ने कहा, तुम अपने कमरे में जाकर अंगूठी भी तलाश करो और तैयार भी होती रहो। मैं यहाँ अच्छी तरह ढूंढ रही हूँ। नैनी वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आई। राधा भाई ने झांक कर देखा, वो अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुकी थी। राधा ने इत्मीनान की सांस ली, मगर वो दरवाज़ा फिर खुल सकता था। इससे पहले ही वो लाठी उठाकर स्टोर रूम से निकलकर तेज़ी से चलती हुई मकान के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरकर पिछले दरवाजे के पास आ गई। उसे खोलकर बाहर कदम रखा तो विजय खन्ना कहीं छुपा हुआ था। अचानक ही सामने आ गया। उसके मुंह से अचानक ही चीख निकल गई। अंदर खौफ समाया हुआ था,
मगर विजय खन्ना के हाथों में नोटों की गड्डी देखकर हौसला और तवानाई मिली। उसने लाठी उसके हवाले की और 2 लाख रुपए लेकर अंदर आ गई। दरवाजे को बंद करके उससे इस गड्डी को अपने मैले कपड़ों की गठड़ी के अंदर छुपा लिया। फिर नैनी के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हुए कहा, मेरी बेटी का फ़ोन आया है, वो छाती पीट कर रो रही है। दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी जाना होगा। नैनी दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, फिर बोली, ये तो बहुत बुरी खबर है। तो तुम अभी जाओ, उसे किसी अच्छे अस्पताल में ले जाओ। राधा भाई के हाथों में उसके मैले कपड़ों की गठड़ी थी। कहते हैं पैसा हाथ का मैल होता है, वो मैल इस वक्त मैली गठड़ी में था। नैनी उसे बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई और वो उसके सामने 2 लाख रुपए लेकर चली गई। मुझे ख्वाब की ताबीर मिल गई। बुजुर्ग ने फरमाया था, जो चीज़ें मेरी हैं वो मुझे मिलेंगी। अंगूठी के बाद वो असा भी मेरे हाथों में आ गया। इन दोनों की जुदाई ने मेरे आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया था। मैं वहाँ से लंदन जाना चाहता था। जब से हिजाब मेरी ज़िंदगी में आई थी, तब से दिन रात ख्वाबों और ख्यालों में आती रहती थी और पूछती रहती थी, कब आ रहे हो। शताब आ के नहीं, ताब अब जुदाई की। यहाँ भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सीधा उसकी खलवत में पहुँच सकता था। बज़ाहिर कोई रोकने वाला नहीं था, मगर वही असा का मसला था कि उसे साथ कैसे ले जाऊँ। मैं हयात के रास्ते में पीछे की समत जा रहा था। बुढ़ापे से जवानी की समत घूम गया था और इधर सफ़र जारी रखने के लिए ज़्यादा सफ़र में अंगूठी और असा लाजमी थे। वो गुम होने के बाद हाथ आ गए थे, मगर महबूबा से दूर होने के बाद कुर्बत हासिल नहीं हो रही थी। उसकी मोहब्बत पाकर जवानी की सोच में पुख्तगी आ रही थी। ये अंदाज़ा हो रहा था कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। हाँ, मगर गोश्त पोस्त का एक सेहतमंद बूढ़ा दिखाई देता हूँ। सोच रहा था, हालात साजगार होंगे तो बॉडी बिल्डिंग करूँगा। यूं ढीले बदन में सख्ती और फुर्ती आएगी। अभी तो मेरे साथ वही सिलसिला था। जब कोई दुश्मन हमला करता तो मैं यकबारगी जैसे सुपरमैन बन जाता था। बाबर बिल्ला जैसे खतरनाक फाइटर की गर्दन तोड़ने के बाद मुझे याद है, मैं अचानक ही बूढ़ा हो गया था। थकन और कमज़ोरी से हाँफने लगा था, यानी अभी मुस्तकिल जवान नहीं हुआ था। मुझे दिन, तारीख, महीने और साल के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी जवानी की सौगात मिलती रहने वाली थी। ये ख्याल जहन में गर्दिश करता रहता था कि मुझे अपनी जवानी के सफ़र को आजमाते रहना चाहिए। किसी तौर ये मालूम करते रहना चाहिए कि नई जवानी अभी पालने में है या घुटनों के बल चलने लगी है। इस बाली उमरिया का वज़न क्या है, ये कब बिजली बनकर गिरेगी। ये ऐसा अजीबोगरीब मामला था जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ था। किसी को गुजरी हुई जवानी नहीं मिली थी, मुझे मिल रही थी। इसलिए तजस्सुस पैदा होता रहता था कि मिल भी रही है या नहीं। जवानी को कैसे नापा तोला और आजमाया जा सकता है। जवानी भरपूर तवानाई का नाम है। अगर तवानाई कम है तो फिर बुढ़ापा अभी हावी है। बीमारियों से, कमज़ोरियों से और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए इस हद तक आज़मा रहा था कि जवानी मिल रही है, मगर बुढ़ापे की छाँव में मिल रही है। मैं मैदान मारता हूँ, मगर हाँफता काँपता भी हूँ। तवानाई के बावजूद लाठी टेकता हुआ वापसी के सफ़र में हूँ। फिर वही सवाल कि जवानी को कैसे नापा तोला और आज़माया जा सकता है। जवानी जामे जम, हुस्न मोहकम, शबाब पहम का नाम है। ये पहम ना हो तो बुढ़ापे का दायमी ज़ुकाम है। अगर परखने के लिए कोई हुस्न व शबाब ज़रूरी होता है तो मेरे पास हिजाब थी, मगर इस सिलसिले में एक कबाहत थी। ईद का चाँद दूर से देखा जाता है, हुस्न के चाँद को कलेजे से लगा कर देखो तब भी दिल नहीं भरता, मगर मेरा चाँद 7 समंदर पार था। ये दस्तूर शबाब नहीं है। इस उम्र में हर खला नवर्द चाँद पर उतरता है और मैं खला में ही भटकता रहता था। इस पहलू से मैं जवानी को ना नाप रहा था ना तोल रहा था, बस इसकी आमद आमद से मुतमईन और आसूदा हो रहा था। एक बार एक फिल्मी गाना सुना था, निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। मैंने अपने मुतल्लिक सोचा कि बुढ़ापे की नींद से जाग रहा हूँ और जवानी का नया मौसम देख रहा हूँ। आगे इस गीत के बोल थे, मैं हूँ अभी कमसिन, जानू ना उस बिन रातें जवानी की। जबकि मैं कमसिन नहीं था। जवानी की कई रातें, कई अलीफ लैला गुजार चुका था, लेकिन मौजूदा हालात में जो जवानी मिल रही थी उसके हिसाब से कमसिन था। मुझे जवानी की एक आध रात गुजार कर देखना तो चाहिए कि ये पहले क्या थी और अब क्या है। मैं अपने अंदर ये तब्दीली देख रहा था कि इश्किया गज़लों से
और फिल्मी गीतों से दिलचस्पी बढ़ गई थी। कभी वक्त मिलता तो किसी चैनल से किसी हीरो और हीरोइन के जज्बाती सीन देख लिया करता था। जबकि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता था, दिल में खुदा का खौफ था, कभी गुनाह का मुर्तकिब नहीं होना चाहता था, मगर हुस्न की सौगात और प्यार की खुशबू भी चाहता था। कभी कभी ये सवालात पैदा होते थे कि कब तक हिजाब हिजाब का इलाज होता रहेगा, कब एड्स का मर्ज़ ख़त्म होगा और वो मेरी शरीक हयात बनने के काबिल होगी। वो लंदन में थी, बदतरीन हालात के बायस उससे राब्ता ख़त्म हो गया था। ये रिपोर्ट नहीं मिल रही थी कि वहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा है, उसका मर्ज़ काबिल इलाज है भी या नहीं। ऐसे कितने ही सवालात परेशान करते थे। मैं उससे मायूस नहीं था, उसे दिलो जान से चाहता था, उसका आखिरी दम तक इंतज़ार कर सकता था, मगर उसकी आमद तक जो खला था उसे इंसानी फितरत पुर करना चाहती थी। प्यार का मौसम जाने कब आएगा, तब तक अपने आप को क्यों ना बहलाएं। बच्चा खुद को खिलौने से बहलाता है, बूढ़ा तस्बीह के दानों से बहलाता है, मगर जवानी अपनी नादानी और हुस्न की मुँह ज़ोरी से ही बहलती है। मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि फूल, रंग और खुशबू बखेरने वालियाँ अब मुझे अपनी तरफ खींचने लगी थीं। खुदा माफ़ करे, माजी में हुस्न और शबाब के बड़े धक्के और बड़े दिमागी झटके खाए थे। ये मन मूर्ख, ये दिल दीवाना फिर उसी मैखाने की आबो हवा चाहता था जहाँ आब की जगह शराब लुढ़का देती है और हवा के नाम पर आंचल लहरा कर होश उड़ा देता है। मैं अपने अंदर के ये सारे मामलात बयान नहीं करूँगा तो मेरी दास्तान में सच बयानी कम और लंतरानी ज़्यादा होगी। मैं चाहता हूँ आगे चलकर मेरे किरदार पर हरफ आए तो आए, लेकिन दास्तान गोई की सदाकत मजरूह ना हो। अगर छुपाने वाली बातों को सलीके से बयान किया जाए तो वो दिल पर असर करती हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये दास्तान असर भी करे और हशर भी करे। विजय खन्ना ने फ़ोन पर मुखातिब किया। हेलो सर, एक अफसोसनाक खबर है, नैनी फिर कुछ एबनॉर्मल हो गई है। मैंने कहा ये तो होना ही था, उसे मालूम हो गया होगा कि वो अंगूठी के बाद लाठी से भी महरूम हो गई है। उसने कहा जब राधा भाई मुझे लाठी देकर अपनी रकम लेकर वहाँ से चली गई, तब नैनी को मालूम हुआ कि वो कितना बड़ा नुकसान उठा चुकी है। वो राधा के पीछे पड़ गई होगी। नो सर, राधा भाई उसके सामने सिर्फ एक गठड़ी उठाकर मकान से बाहर गई थी। नैनी उस पर शुबा कर ही नहीं सकती थी। वो मुझे वहाँ के हालात बताने लगा। राधा भाई ये झूठ कहकर गई थी कि उसका दामाद किसी हादसे से दो चार हुआ है। फिर वो 2-3 घंटों के बाद वापस आ गई थी। ये देखना चाहती थी कि लाठी के गुम होने पर नैनी का रद्द अमल क्या होता है। उधर नैनी डॉक्टर धर्मदास की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। वो 2 घंटे बाद आकर उसकी मांग में सिंदूर भरने वाला था। फिर उसने कहा था कि उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट ला रहा है, इसलिए ज़रा देर से आएगा। दरअसल तकदीर की तख्ती पर यह लिखा हुआ था कि अंगूठी के बाद लाठी भी जाएगी तो नैनी की नहूसत वापस आ जाएगी। ऐसी बातें हम समझ नहीं पाते। जब राधाबाई ने वहाँ से जाने के लिए नैनी से झूठ कहा कि उसके दामाद का एक्सीडेंट हो गया है, तो हकीकतन तकदीर नैनी को ये खबर सुना रही थी कि उसका होने वाला पति धर्मदास कार के हादसे में मारा जा चुका है। नैनी ने मुझे धोखा दिया था, तकदीर ने उसे धोखा देकर चमत्कार दिखाने वाला आखिरी सहारा भी छीन लिया था। नहूसत फिर से लौट आई थी। फिर उसका एक आशिक दूल्हा बनकर आने से पहले ऊपर पहुंच गया था। वो पूरे स्टोर, पूरे घर में तलाश करने के बाद हैरान हो रही थी कि जो चीज़ थोड़ी देर पहले वहाँ मौजूद थी वो अचानक ही नाबूद कैसे हो गई। दरवाजे खिड़कियां बंद थे, कोई चोर नहीं आ सकता था। जब वो स्टोर रूम में पड़ी हुई थी तब राधा भाई उसके सामने मकान से बाहर गई थी। फिर वो लाठी आप ही आप कहाँ चली गई। उसने थक हार कर तस्लीम कर लिया कि मुकद्दर में नहूसत लिखी हुई है, इसलिए अंगूठी के बाद लाठी भी चार दीवारी में रखे रखे गायब हो गई है। ऐसे ही वक्त हस्पताल के एक डॉक्टर ने फ़ोन पर इत्तला दी कि डॉक्टर धर्मदास की कार एक हैवी ट्रक से टकरा गई थी। उसे बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। बचाने की कोशिशें की गई थीं, लेकिन इसका वक्त पूरा हो चुका था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर सोफे पर गिर पड़ी। अपनी बदनसीबी पर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अस्पताल में नॉर्मल होने के बाद सोचा था कि मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है। वो मुझसे माफ़ी मांगेगी और मेरी अमानत वापस करेगी। उसके अंदर ये नेक ख्याल पैदा हुआ था। लेकिन धर्मदास ने उससे शादी करने का ऐलान किया तो अंगूठी और लाठी के सिलसिले में
फिर से उसकी नीयत बदल गई। दिमाग में ये बात आई कि इन दोनों के चमत्कार से ही वो डॉक्टर उसकी ज़िंदगी में आकर नहुसत दूर करने वाला है। अब वो मातम कर रही थी और हिसाब कर रही थी कि एक बार विनोद को अपना पति बनाए रखने के लिए मुझसे बेईमानी की, नतीजे में बेवा हो गई। दूसरी बार फिर मेरी अमानत को अपने ही पास रख कर धर्मदास की सुहागन बनना चाहा। इसका नतीजा भी अब सामने आ गया। वो जो बो रही थी वही काट रही थी। मुझे उससे हमदर्दी थी, आखिर वो मेरे मोहसिन की बेटी थी। उस बेईमान बेटी के बाप ने मुझसे बड़ी नेकियां की थीं। मेरा फ़र्ज़ कह रहा था कि उसके एहसानों के बदले नैनी के दुख दर्द दूर करूं, किसी भी तरह उसके काम आऊं। वैसे भी मैं फ़ौरन इस शहर से नहीं जा सकता था। असा को छुपा कर ले जाने का मसला था। कोई माकूल तदबीर जहन में नहीं आ रही थी। ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता पक रहा था कि उसे साथ रखने के लिए किसी तरह नैनी को अपने काम में लाया जा सकता है। ख्याल ये था कि नैनी झूठ और फ़रेब से तौबा करे, और वो ऐसा कर सकती थी क्योंकि दो ज़बरदस्त दिमागी झटके खा चुकी थी। ये अच्छी तरह समझ गई होगी कि मेरी अमानत जबरन अपने पास नहीं रख सकेगी। मेरा एतमाद हासिल करने के बाद शायद किसी की सुहागन बन सकेगी। तरीक़ेकार ये हो सकता था कि मेरा और उसका सामना हो। वो मेरी राजदार बन कर रहे और मेरे ख़िलाफ़ मुखबरी करने की नादानी ना करे। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता था? ये सवाल अहम था कि कैसे उस पर एतमाद किया जाए। एक ही तरीका था कि पहले एक बार फिर असा और अंगूठी के सिलसिले में उसे आजमाया जाए। मैंने विजय खन्ना से कहा, ऐसी ही एक अंगूठी और असा तैयार कराओ। नैनी ने जो मेरे साथ किया था वही मैं उसके साथ करूँगा। तदबीर ये थी कि मेरी चीज़ें वहाँ मेरे ही पास रहतीं और वो अनजाने में नकली अमानत अपने पास रखती, किसी से शादी करती। ऐसे वक्त मैं उसे असल अंगूठी और असा के साए में रखता। यूं उसकी ज़िंदगी संवर जाती। मैं पंडित जी के एहसानात के बदले उसके काम आता रहता। अगर वो फिर बहकती मेरी अमानत को हमेशा अपने पास रखने के लिए मेरे खिलाफ मुखबरी करती, तो हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाती। मैंने विजय खन्ना से कहा, पहले उसे ये ना बताया जाए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और उसके काम आना चाहता हूँ। इस सिलसिले में नाटक रचाया जाए। एक साधु संत के भेष में उसे यकीन दिलाया जाए कि वो पिछली गलतियों से तौबा करे, आइंदा अपने किसी मोहसिन को धोखा नहीं देगी, तो इसे वो चीज़ें फिर से मिल जाएंगी जिनके साए में रहकर वो किसी के साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार सकेगी। विजय खन्ना ने कहा, अगर वो राह रास्त पर आ जाए तो यकीनन हमारे बहुत काम आती रहेगी। मैंने अच्छी तरह सोच समझकर एक साधु का बहरूप भरा और उसके दरवाजे पर पहुंच गया। एक चिमटा बजाते हुए सदा लगाई, अलख नरिंजन, मांगने वाला मांगे देने वाला आया है। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो किसी चिमटा बजाने वाले की खातिर बाहर नहीं आ सकती थी। मैंने ज़ोरदार आवाज़ से दस्तक देते हुए कहा, आ अपने सोए हुए भाग जगाने आ, तेरी मनोकामना पूरी होगी। मैंने चंद लम्हों तक इंतज़ार किया, फिर दरवाज़ा पीटते हुए कहा, मन मूर्ख जिसके लिए दीवाना है उसके लिए आ, अगर समय बीत गया तो पछताएगी। वो सदमात बर्दाश्त करने के लिए तन्हाई चाहती थी। गुस्से से उठकर आई, दरवाज़ा खोलकर चीखते हुए बोली, ये मांगने का क्या तरीका है? क्या दरवाज़ा तोड़ना चाहते हो? वो बोलते बोलते एकदम से रुक गई। मेरे एक हाथ में लाठी थी। उसे देखते ही चंद सातों तक सांस लेना भूल गई। मैंने कहा, तू गुस्सा दिखाने आई है, मैं तेरे दरवाजे से बख्शा नहीं लूँगा। मैं पलट कर जाने लगा। वो दौड़ती हुई सामने आकर रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। महाराज, क्षमा चाहती हूँ, मुझसे भूल हो गई। क्या ये लाठी अपने हाथ में लेकर देख सकती हूँ? मैं असा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये बड़ी चमत्कार दिखाने वाली लाठी है। अभी ज़मीन पर मारूं तो लाखों रुपए निकल आएंगे। उसने कहा, अगर ये वही होगी, मेरा मतलब है मेरे काम की होगी, तो मैं भी तुम्हें लाखों रुपए दे दूंगी। आओ अंदर चलो। अभी इसने कोई कमाल नहीं दिखाया है और तुम लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो गईं। यही इसका कमाल है। मैं उसके साथ घर के अंदर आ गया। उसने सोफे पर बैठने को कहा। मैं फर्श पर पलथी मारकर बैठते हुए बोला, पहले कुछ भोजन कराओ, भूख लगी है। वो लाठी को अच्छी तरह देख रही थी। उसने कहा, पेट भर कर भोजन कराऊंगी। बिल्कुल ऐसी ही एक लाठी मेरे घर में थी। मैंने हाथ उठाकर उसे आगे कुछ कहने से रोकते हुए कहा, ये वही है। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर फौरन ही मेरे सामने दोजानू होकर पूछा, आप कैसे जानते हैं ये वही है?
मैंने कहा, शनिवार की शाम मैं तपस्या में डूबा हुआ था। उसी समय ये मेरी गोद में आ गई। उठो और भोजन कराओ। उसके अंदर हलचल मची हुई थी और मैं खाना मांग रहा था। सच तो यह है कि उसे देखकर भूख जाग रही थी। हालांकि उसे पहले भी कई बार देख चुका था। चूंकि पंडित जी का एहतराम करता था, इसलिए देखकर भी नज़रअंदाज करता था। पंडित जी चाहते थे कि मैं उसे शरीके हयात बना लूं, लेकिन मैं कितने ही दुश्मनों में गिरा हुआ था। एक बीवी का बोझ नहीं उठा सकता था, इसलिए उसे दुल्हन बनाने से इनकार कर दिया था। पिछले 6 माह में वो कली से फूल और फूल से चिंगारी और चिंगारी से शोला हो गई थी। पंडित जी ने मुझे पता नहीं कैसी दवाएं खिलाई थीं कि मैं हड्डियों का ढांचा नहीं रहा था। जिस्म में गोश्त भर गया था, दिल में अंगड़ाइयाँ भर गई थीं और भरे भरे बदन वालियाँ मेरी तवज्जो को पुकारने लगी थीं। उधर ना देखना चाहता, तब भी चोर नज़रों से देखने लगता था। इतने अरसे के बाद वो नई नई और अछूती सी लग रही थी। फौरन ही दोनों हाथ जोड़कर बोली, महाराज, ये लाठी मेरी है, आप कहते हैं। ये शनिवार की शाम को आपके पास आई थी। ठीक उसी शाम ये मेरे घर से गायब हो गई थी। मैंने पूछा, ये तुम्हारी है तो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? क्या बताऊं, ये अचानक कैसे गायब हो गई थी? तुम्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसके पाँव नहीं हैं कि चल कर जाएगी। तुमने कोई पाप किया है, किसी का दिल दुखाया है, तभी ये तुमसे दूर हो गई है। वो एतराफ़ नहीं करना चाहती थी कि उसने किसी की अमानत में ख़यानत की है। उसने कहा, हाँ, हो सकता है मुझसे कोई भूल हुई हो सकता है नहीं हुई है। जब तक भूल नहीं मानोगी, कान नहीं पकड़ोगी, नाक नहीं रगड़ोगी, तब तक तुम्हें खोई हुई चीज़ें वापस नहीं मिलेंगी। वो फिर हाथ जोड़कर बोली, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। जिसने मुझ पर एहसान किया, मैंने उसे धोखा दिया। तब से मैं पिनअप नहीं रही हूँ। पहले मेरा पति गया, फिर बापू सधार गए। शनिवार की शाम दूसरा होने वाला पति भी एक्सीडेंट में मारा गया। चमत्कार दिखाने वाली लाठी के साथ एक अंगूठी भी थी, वो भी गुम हो गई है। तुम इसी तरह खाली हाथ रहोगी, झूठ और फरेब से बाज नहीं आओगी, तो ठोकरें खाती रहोगी। तुम्हें किसी भी चाहने वाले से कभी एक रात की भी खुशी नहीं मिलेगी। वो जल्दी से कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मैं कान पकड़ती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूँगी, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। मैंने पूछा, और जिसे फरेब दे चुकी हो, उसका क्या बनेगा? मैं शर्मिंदा हूँ, पता नहीं वो कहाँ होगा। अगर कभी मिलेगा तो उसके कदमों में सर रख कर माफ़ी मांगूंगी। क्या वो कहीं मिलेगा तो उसकी लाठी वापस करोगी? उसने लाठी को देखा, फिर हिचकिचाते हुए कहा, मैं उससे ये लाठी मांग लूँगी। यूं भी वो उसे अपने साथ नहीं रखेगा। उसे गिरफ्तारी का खौफ रहेगा। सीआईए वाले इन चीज़ों के ज़रिए उस तक पहुंच सकते हैं, गोली मार सकते हैं। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर वो नज़र आ जाए तो उसे गिरफ्तार कराओ। वो मारा जाएगा तो लाठी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। वो इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, इतनी ठोकरों के बाद समझ गई हूँ, गाजी को राज़ी रखे बगैर मैं इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकूँगी। वो यहाँ नहीं है, फिर भी मुझे नुकसान पहुँच रहा है। ये चीज़ें मुझसे दूर हो रही हैं। मैं ये लाठी तुम्हें दूंगा तो फिर तुमसे दूर हो जाएगी, अचानक गायब हो जाएगी, तब क्या करोगी? वो बोली, एक ही बात समझ में आती है, गाजी को ढूंढना होगा। मैं उन्हें राज़ी करूँगी तो तकदीर मुझसे राज़ी रहेगी। मगर उसने नज़रें उठाकर मुझे देखा, फिर कहा, वो तो कहीं छुप गए हैं। पुलिस और सीआईए वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं। कहते हैं यहाँ से फरार हो गए हैं। इंडिया में हैं भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। पता नहीं वो कहाँ गए होंगे। वो मेरे सामने आजिज़ी से बैठी हुई थी, मगर अपने नज़ारों से मुझे आजिज़ कर रही थी। कमबख्त ने मलमल का कुर्ता पहना हुआ था। पहनावा पूछ रहा था, बोलो, पहना भी है या नहीं? गिरेबान ऐसे खुला हुआ था जैसे मैं खाना खुल गया हो। पैमाने छलकते हुए से लग रहे थे। उसने पूछा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं गाजी कहाँ होंगे? मैंने इनकार में सर हिलाया। वो मायूस हो गई। मैंने कहा, अगर तुम्हारे दिल में बेईमानी नहीं होगी, तुम फिर उसे धोखा नहीं दोगी, तो ये लाठी तुम्हें किसी भी दिन उसके पास ले जाएगी। उसने खुश होकर असा को दोनों हाथों से थाम लिया, सीने से लगाकर कहा, मैं नहूसत से डर गई हूँ, इससे निजात हासिल करना चाहती हूँ। ये अच्छी तरह समझ गई हूँ कि गाजी को राज़ी रखूँगी, उसकी वफ़ादार बनकर रहूँगी, तभी मनचाही इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार सकूँगी। अगर तुम सच्ची हो और जो कह रही हो वही करोगी तो वो ज़रूर मिलेगा।
लेकिन अभी एक कमी है। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने अपनी झोली में हाथ डालकर बाहर निकाला, फिर अपनी बंद मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, गाज़ी तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है। उसने बड़े तजस्सुस से पूछा, इसमें क्या है? इसमें तुम्हारी खुशनसीबी है। मैंने उसे एक ज़रा बेचैनी में मुब्तला किया, फिर मुट्ठी खोल दी। खुली हुई हथेली पर वो लावा अंगूठी देखकर खुशी से चीख पड़ी। आगे झुककर मेरे पांव पकड़ लिए, पहली बार मुझे छू लिया। अनजाने में अपने वजूद की हरारत से मुझे मुतारिफ कराने लगी। मैं पिछले 6 माह से पंडित जी के घर में दिन रात उसके साथ रहता आया था, लेकिन कभी उसे छूने की ख्वाहिश नहीं की थी। उन दिनों ख्वाहिशात को किसी की आंच नहीं लगती थी। अब क्या हुआ था? अब पंडित जी ने ही गड़बड़ की थी। मेरे जिस्म में गोश्त भरने के लिए ऐसी दवाएं खिलाई थीं और सुबह शाम ऐसे तेल की मालिश करते रहे थे कि मेरा बदन फलता और पिनपता रहा था, और चुपके चुपके ख्वाहिशात की चोर हरारत अनजाने में जागती रही थी। यूं मेरा मन मिजाज बदल गया। बाप ने जैसे आतिशदान तैयार किया था, बेटी पाँव छूकर तीली दिखा रही थी। मैंने पीछे हटकर उसके सामने अंगूठी रखते हुए कहा, आज से तुम जहाँ भी जाओ, ये दोनों चीज़ें अपने साथ रखा करो। वो अंगूठी को दोनों हाथों में लेकर सीने से लगाते हुए बोली, मुझे यकीन हो गया है, गाजी ज़रूर मिलेगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और याद रखो, गाजी के दुश्मन इस अंगूठी और लाठी को भी तुमसे छीन लेना चाहेंगे। ऐसे वक्त उनसे कहना कि तुमने सारी ज़िंदगी इन दो चीज़ों को साथ रखने की मन्नत मांगनी है, लिहाजा तुम्हें कोई सी भी दूसरी लावा अंगूठी और लाठी खरीद कर साथ रखने की इजाज़त दी जाए। उसने पूछा, वो खरीदी हुई चीज़ें तो असल नहीं होंगी? यही तो चमत्कार होगा। ये असली अंगूठी और लाठी इन खरीदी हुई चीज़ों की जगह इस तरह गायब से पहुंच जाएंगी, जिस तरह तुम्हारे घर से गायब हुई थीं और अब फिर से वापस आ गई हैं। वो खुश होकर बोली, साधु महाराज, आप मेरे लिए भगवान का अवतार हैं। मैं आपकी जितनी भी सेवा करूं कम है। आप बैठें, मैं गर्मा गर्म भोजन लेकर आती हूँ। वो वहाँ से उठकर जाने लगी। मैं बड़ी लगन से उसकी चाल देखने लगा। चाल ऐसी थी जैसे दो धारी तलवार चल रही हो और देखने वाले के सब्र तहम्मुल को काटती जा रही हो। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो मैं वहाँ से उठकर दबे कदमों चलता हुआ मकान से बाहर आ गया। वहाँ मज़ीद रुकना मुनासिब नहीं था। अभी जज्बात की रौ में बहकर इश्क लड़ाने का मौका नहीं था। ये अच्छी तरह मालूम था कि CIA वाले इस मकान के आसपास मंडलाते रहते हैं। उन्होंने इस वक्त मुझे एक साधु समझकर ज़रूर देखा होगा। वो मेरा ताक़ुब भी करने वाले होंगे। विजय खन्ना ने बाद में बताया कि एक शख्स बड़ी राजदारी से मेरा पीछा कर रहा था। जब मैं एक बाज़ार में लोगों की भीड़ से गुजरने लगा तो मेरे आलाकारों ने उस शख्स को भटका दिया। एक आलाकार के पास दूध से भरा हुआ मटका था। वो जानबूझकर उस शख्स से टकरा गया। मटका ज़मीन पर गिरते ही टूट गया। तमाम दूध ज़ाया हो गया। इस बात पर उससे लड़ने का और उसका रास्ता रोकने का मौका मिल गया। फिर जब तक लोग सुलह सफाई कराते उसे आगे जाने देते, तब तक मैं उसकी पहुंच से दूर निकल गया था। नैनी ने भोजन तैयार करने के दौरान ड्राइंग रूम में आकर देखा तो मुझे ना पाकर हैरान हुई। मकान से बाहर आकर दूर तक देखने लगी। फिर खुद को समझाया कि साधु महाराज उसकी गुमशुदा चीज़ें पहुंचाने आए थे। उसने सोचा ये चीज़ें गाजी के पास भी पहुंचा सकते थे, मगर वो मुझे उसके पास ले जाना चाहते हैं। शायद मेरे भाग में लिखा है कि मुझे उस मुसलमान की धर्मपत्नी बनकर रहना है। इसीलिए तकदीर कभी मुझे उलझा रही है और कभी मामलात को सुलझा रही है। वो एक सर्द आह भरकर ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जब ये शरीर उसके नाम लिखा है तो वही उसका मालिक है। अब मैं कभी उससे धोखा नहीं करूँगी। वो दूसरे दिन शॉपिंग के लिए बाहर निकली तो अंगूठी उसके एक नेकलेस से मुंसलिक थी और हाथ में 6.25 फीट की लाठी थी। सब उसे ताज्जुब से देख रहे थे। वो जहाँ से गुजरती थी, मर्द, बूढ़े, बच्चे और औरतें उसे देखकर हैरानी से मुस्कुराने लगते थे। कितने ही लोग आवाज़ें कसते रहे, ये नया फैशन है, 16 सिंगार के सामान में एक लाठी का इजाफा हो गया है। किसी ने कहा, अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद अब पति सिर्फ पत्नी को ही नहीं, इस लाठी को भी सिंदूर लगाएगा। किसी ने कहा, अब औरतें चोली घाघरा धोकर लाठी पर सुखाती हुई कहीं भी जा सकती हैं। लोग बोल रहे थे और कहकहे लगा रहे थे। नैनी कभी झींप जाती थी, कभी मगर ढटाई से काम ले रही थी। वो हर हाल में मुझ तक पहुंचना चाहती थी।
कभी किसी ने किसी औरत को लाठी पकड़कर चलते नहीं देखा था। नैनी ने सोचा, अब ये बात मजाक का खेज लग रही है, बाद में लोग इसके आदी हो जाएंगे। रोज़ एक ही नज़ारा दिखाई दे तो उससे दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। वैसे सीआईए वालों की दिलचस्पी बढ़ गई। वो उसे गाड़ी में बिठाकर अपने ऑफिस में ले आए। एक ने पूछा, क्या ये लाठी सलमान सादी की नहीं है? वो बोली, मैं किसी सलमान सादी को नहीं जानती। क्या तुम्हारे घर में जो उमैर बिन गाजी रहता था, उसी का नाम सलमान सादी है? अब बोलो, क्या ये उसी की लाठी नहीं है? वो बोली, मैं हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी। बाद में सुना कि आप लोगों ने गाजी की लाठी और अंगूठी को जांचने और परखने के लिए उनके डो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वो तो आपके सामने ही ज़ाया हो चुकी हैं। एक ने पूछा, तो फिर ये कहाँ से लाई हो और क्यों इसे साथ लिए घूम रही हो? मेरे बापू महाज्ञानी और माने हुए ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा था, गाजी हमारे साथ रहे न रहे, उसकी जैसी अंगूठी और लाठी हमेशा अपने साथ रखना। इस तरह मैं दुख मुसीबत से महफूज रहूंगी। एक जासूस ने पूछा, और तुम इन्हें अपने साथ रखती हो? इसका मतलब है ये दोनों असली हैं और गाजी की हैं। गाजी की दोनों चीज़ें आप लोगों ने मिट्टी में मिला दी हैं। ये मैंने बाजार से बनवाई हैं। तुम झूठ बोल रही हो, वो तुम्हारे पास आता है। उसने ये असली अंगूठी और लाठी तुम्हें दी है। सीआईए के एक अफसर ने कहा, ये दोनों चीज़ें हमारी कस्टडी में रहेंगी, तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगी। वो बोली, आप खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने हॉस्पिटल से आने के बाद गाजी की सूरत तक नहीं देखी है। वो तुमसे फ़ोन पर बातें करता होगा। नैनी ने उनके सामने अपना मोबाइल फ़ोन रखते हुए कहा, आप तमाम आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स चेक कर सकते हैं। वो फ़ोन उठाकर इन तमाम नंबरों पर बारी बारी कॉल करने लगे। उनसे बात करके उनके नाम और पते नोट करने लगे। उन्हें तसल्ली नहीं हो रही थी। वो फ़ोन पर जिससे भी बात करते थे, यही शुबा होता था कि उसके पीछे मैं छुपा हुआ हूँ। वो नैनी को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, लिहाजा उससे अंगूठी और लाठी लेकर उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। नैनी ने विनोद के ज़रिए दो दुकानदारों से नकली अंगूठी और लाठी तैयार कराई थी। उसने वहीं से उसने वहीं सीआईए के दफ्तर में बैठकर दोबारा ऑर्डर दिया कि वैसी ही दोनों चीज़ें तैयार करके आज शाम या कल सुबह तक उसके पास पहुंचाई जाएं। एक अफसर ने पूछा, ये क्या हमाकत है? तुम लाठी लेकर चलती हुई तो अजूबा और मजाक का खेज लगती हो। मैं अजूबा नज़र आती हूँ तो कोई बात नहीं, मगर इन चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़, सलामती और खुशहाली हासिल करती रहूँगी। हम तुम्हें मना नहीं करते हैं, हुक्म देते हैं कि ये चीज़ें अपने साथ ना रखो। रखोगी तो हम इन्हें छीन लेंगे। मुझे कानूनन कोई रोक नहीं सकेगा। मैं कोर्ट से इजाज़त हासिल करूँगी। इस बात पर बहस छिड़ गई। सीआईए वाले कह रहे थे कि नैनी अपने पास जो भी अंगूठी और लाठी रखेगी, उनके पीछे मेरी कोई चाल छुपी होगी। मैं उन्हें किसी तरह धोखा देता रहूँगा। नैनी ने अगले 2 दिनों में कोर्ट से इजाज़त हासिल कर ली। एक और अंगूठी और लाठी बाजार से बनवा ली, मगर मेरी बात नहीं बन रही थी। मुल्की और गैर मुल्की जासूस नैनी के पीछे पड़ गए थे। सख्ती से उसकी निगरानी की जा रही थी, मगर वो परेशान थी। दिन गुजर रहे थे और वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रही थी। मैं अपने मंसूबे के मुताबिक उससे काम नहीं ले सकता था। ये समझ रहा था कि इस शहर में ज़्यादा अरसे तक रहना मुनासिब नहीं है। पहले अपने असा को किसी तरह मुंबई पहुंचाने की तदबीर की जाए, फिर इस शहर से निकला जाए। एक रोज़ नैनी का एक कज़न कुंदन वर्मा कोलकाता से आया। वो एक सेहतमंद और बॉडी बिल्डर जवान था। 1 बरस पहले उससे शादी करना चाहता था, मगर उसके माँ बाप नैनी की नहूसत से खौफज़दा थे। उन्होंने नैनी से शादी की इजाज़त नहीं दी थी। नैनी ने उसे देख कर ताना दिया, तुम तो भगोड़े आशिक हो, अब यहाँ क्या लेने आए हो? उसने कहा, तुम्हें पता है, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है। अब मुझे मनमानी करने और तुमसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकेगा। उसने कहा, जो इरादे के पक्के होते हैं वो किसी के रोके नहीं रुकते। आइंदा बदतरीन हालात तुम्हें फिर से रोक सकते हैं। मैं कसम खा कर आया हूँ, तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, और जब तक नहीं करूँगा यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसी घर में रहूँगा। वो उसका मामूजात था। नैनी उसे वहाँ रहने से रोक नहीं सकती थी। फिर ये कि बचपन से उसे पसंद करती थी। वो गबरू जवान अब भी उसके दिल में धड़क रहा था, लेकिन अब उसे मेरा इंतज़ार था। ये यकीन था कि अंगूठी और लाठी उसे किसी दिन मुझ तक ज़रूर पहुंचाएंगी। वो मुझसे मुतासिर थी।
अपने हालात के मुताबिक सोचती थी कि गाजी लाइफ पार्टनर बन जाएगा, वो अंगूठी और लाठी हमेशा साथ रहेगी, तो फिर नहुसत उससे दूर रहा करेगी। यूं तो मेरा दिल भी उस पर आ गया था। इरादा था कि राजदारी से उसे बीवी बनाकर छुप छुप कर मिलता रहूँगा। फिर वो मेरी अंगूठी और असा लेकर मुंबई आएगी तो सीआईए वाले उस पर शुबा नहीं करेंगे। इन दिनों वो असा के बगैर घर से नहीं निकलती थी। पूरे शहर में लाठी वाली झांसी की रानी कहलाने लगी थी। कुंदन वर्मा ने उसके साथ बाहर जाते वक्त एतराज़ किया, इसे घर में रख कर मेरे साथ चलो। उसने कहा, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए इसे बर्दाश्त करना होगा। ये दिन रात मेरे साथ रहती है और रहेगी। तुम एक आशिक की हैसियत से मेरे करीब हो और इस लाठी की मौजूदगी के बायस ही जिंदा सलामत हो। मैं ये फजूल बात नहीं मानता। ये लाठी तुम्हें गाजी ने दी है। हाँ, उसकी ये दो अमानतें मेरे पास हैं और सदा रहेंगी। उसने पूछा, गाजी कहाँ है? वो मेरा मोहसिन है, मेरे दिलो दिमाग में रहता है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो ज़रूर तुमसे छुप कर मिलता है। प्लीज़ सच बोलो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारा राजदार बनकर रहूँगा। मैं जानती हूँ सीआईए वालों ने तुम्हारा भी मुहासबा किया था। उन्होंने गाजी के मुतल्लिक तुमसे बहुत कुछ कहा होगा। तुम इन्हीं की ज़ुबान में से कह रहे हो कि गाजी मुझसे छुप कर मिलता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने पूछा, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं तुमसे और सीआईए वालों से डरती नहीं हूँ। अपने मोहसिन को दिल में छुपा कर रखूँगी। नैनी, बात डरने की नहीं है। मैं तुम्हारा जीवन साथी बनने वाला हूँ। मुझे अपना राजदार बनाओ। अभी मैंने शादी का फैसला नहीं किया है। अगर होगी तब भी गाजी की अंगूठी और लाठी तुम्हारी रकीब बनकर मेरे साथ रहा करेगी। मैं इन्हें चूल्हे में झोंक दूंगा, किसी रकीब को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी अमानत को नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो विनोद की तरह मारे जाओगे। ये रकाबत तुम्हें ले डूबेगी। जो होगा देखा जाएगा। तुम शादी तो करो। मैं जल्द ही शादी का फैसला करूंगी। ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि अंगूठी और लाठी पर कभी एतराज़ करोगे तो तलाक लेकर तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। तुम आइंदा जो चाहे करो, भगवान के लिए शादी तो करो। क्यों मुझे तड़पा रही हो? घर की चार दीवारी में उनकी बातें राधा भाई सुनती थी और विजय खन्ना को बताया करती थी। यूं मुझे इसके हालात मालूम होते रहते थे। मैंने विजय खन्ना और राधा भाई के ज़रिए फ़ोन किसी में नैनी के पास पहुंचाई। यूं एक तवील मुद्दत के बाद उससे बात की। उसने खुश होकर कहा, गाजी जी, मैं बयान नहीं कर सकती इस वक्त कितनी खुशी हो रही है। मुझे जैसे दुनिया जहान की दौलत मिल रही है। भगवान के लिए मेरे पास आ जाएं या मुझे बुला लें। मैं अब आपके बगैर नहीं रहूँगी। मैंने कहा, हम अपनी तकदीर से लड़ नहीं सकते। तुम्हारे बापू ने चाहा था हमारी शादी हो जाए, मगर तुम मेरी नहीं, विनोद की दुल्हन बन गईं। अब तो हालात ऐसे हैं कि ना मैं मंजर आम पर आ सकता हूँ, ना तुमसे ब्याह रचा सकता हूँ। मैं बड़ी राजदारी से पत्नी बनकर सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करती रहूँगी। हम राजदारी से एक दिन एक पल के लिए भी मिल नहीं पाएंगे। तुम्हारी इतनी सख्त निगरानी हो रही है कि मेरे साथ छुप कर रह नहीं पाओगी। वो मायूस होकर बोली, आप मुझे मायूस कर रहे हैं। मैं अपने मामलात में तुम्हें तबाह बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहो। मेरी लाठी तुम्हारे साथ रहा करेगी। क्या आप मुझसे दूर रहेंगे और लाठी हमेशा मेरे साथ रहेगी? ये मुझे हमेशा के लिए दे देंगे? हाँ, मगर एक शर्त है। कुछ अरसे तक मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जगह बदलती रहोगी। यानी यहाँ से मुंबई जाओगी, फिर लंदन जाओगी, बहरी जहाज़ में लाठी को साथ रखोगी, इसलिए समंदरी रास्ते से सफ़र करोगी। आप जो कहेंगे वो करूँगी। आइंदा आपकी मर्ज़ी से और इजाज़त से ये दोनों चीज़ें अपने पास रखूँगी। तो फिर आज या कल मैं शादी करो और हनीमून के लिए लंदन जाओ। मैं कल ही कुंदन वर्मा से कोर्ट मैरिज करूँगी। लंदन में वर्मा का एक छोटा सा बिजनेस है। हम 2-4 रोज़ में ही बहरी सफ़र पर जा सकते हैं। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये अंगूठी और लाठी जो मेरे पास है, क्या ये असली हैं? हाँ, तुम्हारा आशिक 2 दिन से तुम्हारी छत के नीचे जिंदा सलामत है। ये मेरी अमानत के असल होने का सबूत है। उसने कहा, रास्ते में सीआईए वाले इन्हें मुझसे छीन सकते हैं। परवाह ना करो, तुम देख चुकी हो। छिन जाने के बाद ये फिर किसी ना किसी तरह तुम तक पहुंच जाती हैं।
वो मुतमईन हो गई, जबकि वो चीज़ें नकली थीं, क्योंकि मैं उससे राज़ी था, उसकी शादी खाना आबादी चाहता था और यहाँ से लंदन तक कुछ फ़ासला रख कर ही सही उसके साथ रहने वाला था, इसलिए नहूसत दूर हो गई थी। मैंने तय किया था कि इस वक़्त तक अपने मोहसिन की बेटी का साथ देता रहूँगा, जब तक वो दयानतदारी से मेरे काम आती रहेगी। अंगूठी और असा मेरे पास ही थे, मगर यहाँ से मुंबई और फिर वहाँ से लंदन जाते वक्त असा को नैनी के पास पहुँचाना लाजमी था, यानी यहाँ से लंदन तक असली असा उसके पास रहने वाला था। इस तरह मेरे मुखालफिन गड़बड़ कर सकते थे, रास्ते में कहीं असा को उससे छीन सकते थे, तब उन्हें वापस हासिल करना दुश्वार हो जाता। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए ज़िंदगी की सांसों की तरह अहम थीं। एक बार इनसे महरूम हो चुका था, आइंदा ऐसा नुकसान ना उठाने के लिए मुझे बहुत मोहतात रहना था। नैनी ने वर्मा से कहा, हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। वो हैरानी से बोला, आज शाम तक तुम शादी की बात टाल रही थीं, अभी अचानक कैसे राज़ी हो गईं? इसलिए कि तुम यहाँ आकर रहने लगे हो। दुनिया वाले बातें बनाएंगे, बदनाम होने से बेहतर है शादी ही कर ही लें। नहीं नैनी, बात कुछ और है। तुम गाजी से मिलती हो, वो तुम्हें जिस तरह गाइड करता है उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फैसले करती हो। तुम सीआईए वालों की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो। क्या गाजी मुझसे मिलने आएगा तो तुम उसे गिरफ्तार करा दोगे? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी खुशी और बेहतरी चाहता हूँ। तुम उसे अपना मोहसिन कहती हो, मैं हमेशा उसकी इज्जत करता रहूँगा। शुक्रिया वर्मा, इस तरह राजदार बनकर रहोगे तो हम बेहतरीन इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। मैं तुम्हारा हम मिजाज हूँ, अब तो मुझे अपना राजदार बना लो। चलो यही बता दो, गाजी हमारी शादी की खुशियों में शरीक हो सकेगा या नहीं? नैनी ने बेख्तियार कहा, नहीं। वो बोला, उससे कहो मैं उसे दावत दे रहा हूँ, हम बड़ी राजदारी से खुशियाँ मनाएंगे। वो बोली, मैं नहीं जानती वो कहाँ है, तुम ये क्यों समझते हो कि मैं उससे मिलती रहती हूँ? चलो मैं बहस नहीं करूँगा, शादी के बाद हम फ़ौरन ही स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। नहीं, हम लंदन जाएंगे। ठीक है, लंदन जाएंगे, और हवाई जहाज़ से नहीं, बहरी जहाज़ से जाएंगे। उसने चौंक कर पूछा, हम 8 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं, तुम 8 दिनों में क्यों पहुँचना चाहती हो? इसलिए कि हवाई जहाज़ में इस लाठी को अपने साथ नहीं रख सकूँगी, वो लगेज के साथ जाएगी, मगर बहरी जहाज़ में दिन रात मेरे साथ रहेगी। माय गॉड, तुम हनीमून में लाठी अपने साथ रखोगी? परेशान क्यों होते हो, वो तुम्हारे सर पर नहीं पड़ेगी। शादी से पहले अच्छी तरह सोच लो कि लाठी हमारे बेडरूम में और लंदन की शाहराहों में भी साथ रहा करेगी। शादी के लिए सोचना क्या है, वो तो करनी ही है। अभी अभी इस बात का दुख है कि गाजी के मामले में मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो। मैं यकीन से कहता हूँ वो इस लाठी के साथ साथ रहता है, इस वक्त भी तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे खुशी हो रही है। भगवान करे वो मेरे करीब ही हो। उसे तसव्वुर में देखती हूँ तो लगता है बहुत ताकतवर हो गई हूँ। दूसरे दिन कोर्ट मैरिज हो गई। नैनी ने कहा, हम आज ही रात ट्रेन से मुंबई जाएंगे और बहरी जहाज़ में अपने लिए कैबिन रिजर्व कराएंगे। वो बोला, ऐसी जल्दी भी क्या है, तुम तो एक पति के साथ सुहाग रात मना चुकी हो, लेकिन आज मैं पहली बार ये मुसर्रतों भरी रात मनाऊंगा। हम कल जाएंगे। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एजेंट के ज़रिए बहरी जहाज़ में रिजर्वेशन हो जाएगी। मैंने उससे कहा था कि जल्द अज जल्द वहाँ से रवाना हो जाए, लेकिन अब अपने पति के जज्बात का भी ख्याल रखना था, इसलिए वो एक रात वहाँ और रह गई। उसने वर्मा की ख्वाहिश के मुताबिक एक दुल्हन की तरह 16 सिंगार किए, फिर फूलों की सेज पर आकर बैठ गई। ये रस्म दुनिया भी थी और दस्तूर भी था। वर्मा पहली बार एक दुल्हन की सेज पर आकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे अंदर पता नहीं कैसी कशिश है कि जान हथेली पर रख कर तुम्हारा खूबसूरत शरीर हासिल करने आया हूँ। ये देख चुका हूँ कि मुझसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले कितने ही आशिक मर गए या भाग गए, और एक पति को भी अगवा करने वालों ने मार डाला। वो नैनी का घूंघट उठाकर उसके हुस्न रूप की तारीफ़ें करने लगा। बिलाशुबा वो बहुत ही हसीन थी। तकदीर में लिखा होता तो वो सबसे पहले मेरी ही आगोश में आती। अब वो इनकी तन्हाइयाँ आबाद कर रही थी जो जिनके नाम लिख दी गई थी। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, पता नहीं वो कितने जोड़े बनवा कर आई थी, अभी तो दूसरे को भुगता रही थी। ऐसे वक्त उसकी नकली अंगूठी तकिए के नीचे थी और लाठी बेड के सरहाने टेक लगाए खड़ी थी। वर्मा ने उसके भरे भरे बदन को आगोश में लिया, मगर अचानक ही ठठक गया।
नैनी ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो बोला, गाजी हमें देख रहा है। वो फौरन ही उठकर बैठ गई। लिबास उठाकर खुद को छुपाते हुए बोली, कहाँ है वो? वो इधर उधर देखने लगी। उसने लाठी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारे सरहाने खड़ा है। वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हाय राम, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। तुम नहीं मानोगी, यहाँ लाठी नहीं है, वो खड़ा हुआ है। मेरा रकीब मेरी पत्नी का बदन देख रहा है, जबकि मेरे सिवा किसी को देखना नहीं चाहिए। ना वो है, ना देख रहा है। गाजी को अपना रकीब नहीं समझोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। ये लाठी है, लाठी ही रहेगी। पति पत्नी की तन्हाई में किसी तीसरे की आहट भी नहीं होती। उसकी लाठी क्यों है? इसे सुबह तक स्टोर में रख सकती हो। सॉरी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये मेरे बेडरूम में भी रहा करेगी। तुमने देखा है, ये मेरे साथ टॉयलेट में भी रहती है। मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों की आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। इस वक्त भी गाजी की आत्मा इस लाठी के अंदर है। मैं इसे साथ लेकर सीने से लगाकर सोती थी। आज से तुम्हारे पास सोना है। फैसला करो, सोना है या नहीं। अगर नहीं तो फिर जा सकते हो। ये लाठी यहाँ बेड पर आ जाएगी। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। और ऐसे रंगीन लम्हात में तो तुम मुझे पागल बना रही हो। छोड़ने और दिल तोड़ने वाली बातें ना करो। तुम जो चाहोगी वही होगा। उसने समझौता कर लिया, दिल से मजबूर था। जब तक सुहाग रात मनाता रहा तब तक ऐसा ही लगता रहा जैसे मैं लाठी की सूरत में सरहाने खड़ा हुआ हूँ। अगरचे नागवारी थी मगर रात खूब गुजारी थी। वो दूसरे दिन वहाँ से रवाना होकर मुंबई पहुँचे। मैं भी विजय खन्ना के साथ इसी ट्रेन में था। इस बात की खुशी थी कि अगले चंद दिनों में लंदन पहुंचकर हिजाब से मिल सकूंगा। तकरीबन 6 माह से उसकी खैर खैरियत मालूम नहीं हो रही थी। मेरे वफ़ादार जो पाकिस्तान और लंदन में थे वो ज़रूर हिजाब और निदा को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे होंगे और तवज्जो से हिजाब का इलाज करा रहे होंगे। मेरे मुखालफिन मुझे ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिशें कर रहे थे। ऐसी सख्त निगरानी हो रही थी कि मेरे जानिसार मुझसे फ़ोन पर बात करने से भी परहेज़ कर रहे थे। मैं लंदन पहुंचकर उन मुखालफिन से निमटने वाला था। मैंने मुंबई में 2 दिन गुजारे। नैनी और वर्मा ने जिस बहरी जहाज़ में कैबिन रिजर्व कराया था, इसी में विजय खन्ना ने मेरे लिए आम मुसाफिरों के दर्जे में एक बर्थ हासिल की। यूके और इंडिया के सीआईए वाले दूर ही दूर से नैनी की निगरानी कर रहे थे। एक आला ओहदेदार ने खुफिया मीटिंग में कहा, वो अपने साथ लाठी ले जा रही है, गोया गाजी को किसी तरह छुपाकर लंदन पहुंचा रही है। अगर हम बहरी जहाज़ में लाठी को ले जाने की इजाज़त ना दें तो गाजी इंडिया से निकल नहीं पाएगा। दूसरे ओहदेदार ने कहा, हाँ, वो अभी मुंबई में कहीं छुपा हुआ है, हम उसे ढूंढ कर गिरफ्तार कर सकते हैं। एक ने एतराज़ किया, मुंबई के मुकाबले में अजमेर छोटा शहर है, हम वहाँ उसे पकड़ ना सके, इस बड़े शहर में तो ढूंढते ही रह जाएंगे, वो यहाँ हमारे हाथ नहीं आएगा। दूसरे ओहदेदार ने कहा, हमें ये देखना और समझना चाहिए कि लाठी यहाँ से लंदन क्यों जा रही है और वो किस तरह इसके पीछे छुपकर इंडिया से निकल रहा है। जब लाठी लंदन जा रही है तो वो यकीनन वहीं जाएगा, या तो इसी बहरी जहाज़ में सफ़र करेगा या हवाई जहाज़ से वहां पहुंचेगा। एक ने कहा, मैं दावे से कहता हूं वो लाठी के करीब रहेगा और इसी बहरी जहाज़ में सफ़र करेगा। हम गहरे समंदर में इस जहाज़ के अंदर उसे ढूंढ निकालेंगे। दानिशमंदी यही होगी कि नैनी को ना रोका जाए, उसे लाठी के साथ जाने दो। गाजी उससे दूर नहीं रहेगा। मुझे यकीन है वो बहरी जहाज़ में कहीं छुप कर रहेगा। आखिर इत्तफाक़ राय से ये फ़ैसला हो गया कि लाठी पर एतराज़ ना किया जाए, उसे नैनी के साथ बहरी जहाज़ में जाने दिया जाए। इधर विजय खन्ना ने बड़ी राजदारी से नैनी और वर्मा को गाफिल रख कर मेरा असा नैनी के पास पहुंचा दिया और उसकी लाठी वहां से ले आया। बहरहाल एक शाम मैं विजय खन्ना से रुखसत होकर हालात के गहरे समंदर में उतर गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।